नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन SCMP में चैप्टर 8 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 20 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है। इस चैप्टर में सबसे पहले अपन इसके बेसिक देखेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने के मेथड देखेंगे, फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो होगा गोल कॉन्ग्रुएंस। ये गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये देखेंगे। गोल कॉन्ग्रुएंस से अपन ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकालते हैं वो अपन सीखेंगे। फिर अपन देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। एक अपन देखेंगे कि अगर डिवीजन से झगड़ा हो जाता है तो उस कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाता है, और लास्ट में अपन देखेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक करके अपन इसके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट देखते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के बेसिक देखते हैं। तो अपन ने एक प्राइसिंग के बारे में देखा था, अपन ने चैप्टर 6 पढ़ा था, उसमें अपन ने प्राइसिंग डिसीजन देखा था। मैंने आपको बताया था दो तरह की प्राइसिंग होती है, एक होती है इंटरनल प्राइसिंग और एक होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब होता है सेलिंग प्राइस निकालना। जब आप बाहर वाले कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हो, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हो, वो होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। जब बाहर वाले कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हो, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हो, वो होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। उसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 प्राइसिंग डिसीजन में। एक होती है इंटरनल प्राइसिंग, जब कंपनी का एक डिवीजन कंपनी के दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है। कंपनी का एक डिवीजन कंपनी के दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, तो जिस प्राइस पे करेगा उसे अपन बोलते हैं इंटरनल प्राइसिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल प्राइसिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग। जब कंपनी का एक डिवीजन कंपनी के दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा तो जिस प्राइस पे करेगा वो होती है इंटरनल प्राइसिंग, जिसको अपन बोलते हैं प्यार से ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड, दो डिवीजन है, डिवीजन A और डिवीजन B। डिवीजन A बनाता है प्लास्टिक बोतल, अब डिवीजन B बनाता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का लिक्विड बनाता है डिवीजन B। अब कोल्ड ड्रिंक को पैक करने के लिए उसको चाहिए होती है प्लास्टिक बोतल। तो डिवीजन A ने क्या कर दिया, प्लास्टिक बोतल डिवीजन B को सप्लाई कर दी। डिवीजन A ने प्लास्टिक बोतल जो बनाता है वो डिवीजन B को सप्लाई कर दी। तो जिस प्राइस पे करेगा सप्लाई, जिस प्राइस पे डिवीजन A प्लास्टिक बोतल डिवीजन B को सप्लाई करेगा वो होती है ट्रांसफर प्राइस। जिस सेलिंग प्राइस पे करेगा उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइस। यहाँ इसको सेलिंग प्राइस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइस। जब कंपनी का एक डिवीजन कंपनी के दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है वो क्या होती है? ट्रांसफर प्राइस। मतलब तो उसका सेलिंग प्राइस ही होता है, लेकिन क्या बोला जाता है इसको? ट्रांसफर प्राइस। जो डिवीजन गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है वो होता है ट्रांसफरर या सप्लाइंग डिवीजन, और जो डिवीजन गुड्स या सर्विस रिसीव करता है वो होता है ट्रांसफरी या रिसीविंग डिवीजन। मतलब सप्लाई करने वाले को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफरर या सप्लाइंग डिवीजन, और रिसीव करने वाले को ट्रांसफरी या रिसीविंग डिवीजन। ये था ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब। अब देखो क्या होता था, पहले क्या होता था, देखो पहले होता था डिवीजन को कोस्ट सेंटर माना जाता था। कंपनी में मान लो 3 डिवीजन है, सबको क्या माना जाता था पहले? कोस्ट सेंटर। जैसे एक एग्जांपल लिया अपन ने, डिवीजन A, डिवीजन B, डिवीजन C। डिवीजन A, B और C सबको क्या माना जाता था? कोस्ट सेंटर। डिवीजन A अपना जो भी कंपोनेंट बनाता था वो डिवीजन B को ट्रांसफर कर देता था कोस्ट पे, जो भी उसकी कोस्ट आती थी कोस्ट पे ट्रांसफर कर देता था। डिवीजन B भी जो कंपोनेंट बनाता था वो उसको ट्रांसफर कर देता कोस्ट पे डिवीजन C को। और डिवीजन C मान लो फाइनल डिवीजन था, पैकिंग करने वाला, जो पैकिंग करके सेल करता है, तो डिवीजन C फाइनल सेल करता था। तो डिवीजन A कोस्ट पे ट्रांसफर करता था, डिवीजन B भी कोस्ट पे ट्रांसफर करता था। तो इस तरह से पहले के जमाने में चलता था। तो क्या होता था, डिवीजन के जो मैनेजर्स होते थे या डिवीजन के जो एम्प्लॉइज होती थी, इनको अपन क्या देते थे? फिक्स सैलरी। डिवीजन के मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को क्या देते थे अपन? फिक्स सैलरी। जैसे डिवीजन A के एम्प्लॉय को अपन ने दे दी 5 लाख, डिवीजन B को 8 लाख, डिवीजन C को 9 लाख। तो इनको फिक्स सैलरी मिलती थी। ऐसे क्या होता था, इनमें ना तो बिजनेस करने का एटीट्यूड आ पाता था। जो डिवीजन के मैनेजर्स होते थे इनमें ना तो बिजनेस करने का एटीट्यूड आ पाता था, ना ही इनके बीच कंपटीशन बन पाता था, ना ही डिवीजन के बीच कंपटीशन बन पाता था। इसके अलावा जो ये मैनेजर्स है इनका ठीक से परफॉर्मेंस इवोल्यूशन या डिवीजन्स का ठीक से परफॉर्मेंस इवोल्यूशन भी नहीं हो पाता था। तो अब ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, इन डिवीजन्स को प्रॉफिट सेंटर माना जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है? जब अपन डिवीजन्स को प्रॉफिट सेंटर मानते हैं। जब अपन डिवीजन्स को प्रॉफिट सेंटर मानते हैं तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट लगता है। अब डिवीजन्स को ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या माना जाता है? प्रॉफिट सेंटर। डिवीजन ए जो ट्रांसफर करेगा डिवीजन बी को, वो कोस्ट प्लस प्रॉफिट पे करेगा, मतलब ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। क्या बोलेंगे अपन उसको? ट्रांसफर प्राइस। ऐसे ही डिवीजन बी जो कंपोनेंट बनाएगा वो ट्रांसफर करेगा डिवीजन सी को, किस पे करेगा? कोस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसको अपन बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। अब डिवीजन्स के जो मैनेजर हैं या डिवीजन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी तो मिलेगी, फिक्स सैलरी तो मिलेगी, साथ में उनको इंसेंटिव मिलेगा। जितना डिवीजन का प्रॉफिट होगा, डिवीजन के प्रॉफिट के बेस पर उनको क्या देंगे अपन? इंसेंटिव देंगे। डिवीजन का जितना प्रॉफिट होगा उसके बेस पे इंसेंटिव देंगे। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ डिवीजन का ज़्यादा इंसेंटिव, कम हुआ तो कम इंसेंटिव। अब क्या होगा, डिवीजन के जो एम्प्लॉइज है या डिवीजन के जो मैनेजर्स हैं इनमें बिजनेस करने का एटीट्यूड आ जाएगा। ये बिजनेस करना, धंधा करना सीख जाएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे डिवीजन का, खुद के डिवीजन का प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे तो इनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, तो ये बिजनेस करना सीख जाएंगे। डिवीजन्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा डिवीजन्स का ठीक से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाएगा, ठीक से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाएगा। इसके अलावा जो डिवीजन के मैनेजर और एम्प्लॉइज हैं इनको अपन ठीक से बोनस दे पाएंगे। परफॉर्मेंस के बेस पे ठीक से अपन क्या दे पाएंगे? बोनस। पहले तो क्या करते थे अपन, हवा में सबको बराबर बोनस दे देते थे, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होगा, परफॉर्मेंस के बेस पे अपन इनको ठीक से बोनस दे पाएंगे। तो इस कारण ट्रांसफर प्राइसिंग लाया गया। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, डिवीजन्स को प्रॉफिट सेंटर माना जाता था। पहले क्या होता था, डिवीजन्स को कॉस्ट सेंटर माना जाता था, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग में डिवीजन को अपन प्रॉफिट सेंटर मानते हैं, ताकि इनके बीच में कंपटीशन बन जाए,
इसके अलावा इनका ठीक से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाए, इसके अलावा इनके जो मैनेजर हैं, एम्प्लॉइज हैं, इनमें बिजनेस करने का या धंधा करने का एटीट्यूड आ पाए, इसके अलावा इनको ठीक से बोनस दिया जा सके। तो इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट लाया गया। अब देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग में कभी भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। आपको डिवीजन वाइज प्रॉफिट निकालना है और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट निकालना है। डिवीजन वाइज प्रॉफिट निकालना है और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट निकालना है, तो ये स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा स्टेटमेंट? ऊपर जो भी कंपनी के डिवीजन दे रखे हैं उनका नाम लिख दो, डिवीजन ए, डिवीजन बी, जो भी दे रखे हैं, और लास्ट में कॉलम बना दो कंपनी का टोटल। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया मैंने, डिवीजन ए मान लो ट्रांसफरर है, डिवीजन बी ट्रांसफरी है। डिवीजन ए बोतल बना के ट्रांसफर करता है डिवीजन बी को, डिवीजन बी कोल्ड ड्रिंक बनाता है, ऐसा मान लो। यहाँ अपन दिखाएंगे डिवीजन ए, डिवीजन बी और कंपनी का टोटल। सबसे पहले अपन इनकी आउटसाइड सेल दिखा देंगे, डिवीजन ए की आउटसाइड सेल, डिवीजन बी की आउटसाइड सेल, और ये कंपनी के टोटल में आ जाएगी। मान लो डिवीजन ए जो बोतल बनाता है, खाली बोतल, वो बाहर भी बेचता है, वो एक्सटर्नल सेल भी करता है, तो उसकी भी आउटसाइड सेल आएगी। ऐसा हो सकता है खाली वो डिवीजन बी को ट्रांसफर करता हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो बाहर भी ट्रांसफर करता है और डिवीजन बी को भी सेल करता है, तो उसकी भी क्या आएगी? उसकी भी आएगी आउटसाइड सेल। डिवीजन बी अपनी कोल्ड ड्रिंक बना के बाहर बेचता है ही, तो डिवीजन बी की तो आउटसाइड सेल आएगी, और इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? कंपनी का टोटल सेल का टोटल हो जाएगा। फिर अपन दिखाएंगे ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस मतलब डिवीजन ए ने जो बोतल डिवीजन बी को ट्रांसफर करी, डिवीजन ए ने जो बोतल डिवीजन बी को ट्रांसफर करी, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस, और वो होगा इंटरनल ट्रांसफर। तो डिवीजन ए ने जो बोतल डिवीजन बी को ट्रांसफर करी, वो सेल अपन डिवीजन ए के केस में दिखा देंगे, क्योंकि डिवीजन ए यहाँ ट्रांसफरर है, तो किसकी सेल होगी? वो डिवीजन ए की सेल होगी। तो वो ट्रांसफर प्राइस वाली सेल भी अपन जो इंटरनल सेल हुई है या इंटरनल ट्रांसफर प्राइस पे जो सेल हुई है वो भी दिखा देंगे, वो डिवीजन ए की दिखाएंगे, लेकिन वो कंपनी के टोटल में नहीं दिखाएंगे। कंपनी के टोटल में क्यों नहीं दिखाएंगे? जब अपन मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो कंपनी के टोटल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंपनी ने एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करवा के कोई बहादुरी नहीं करी, तो कंपनी के टोटल में वो नहीं आएगा। इसके बाद अपन लेस करेंगे डिवीजन्स की वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो, डिवीजन ए और बी इनकी खुद की भी लगेगी। डिवीजन ए की जो वेरिएबल कॉस्ट लगी वो लेस कर देंगे, डिवीजन बी की जो वेरिएबल कॉस्ट लगी वो लेस कर देंगे, और ये कंपनी के टोटल में आ जाएगा। इसके अलावा एक लेस करेंगे अपन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस भी हमेशा वेरिएबल नेचर की कॉस्ट मानी जाती है ट्रांसफरी डिवीजन के लिए। जो डिवीजन खरीद रहा है उसके लिए तो कॉस्ट है, जो बेच रहा है उसके लिए तो अपने दिखा दी सेल, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट होती है। और कॉस्ट भी कैसी होती है? वो वेरिएबल नेचर की होती है, क्योंकि वो कंपोनेंट की कॉस्ट होती है एक तरीके से, तो वो क्या होती है? वेरिएबल नेचर की कॉस्ट होती है। तो ये ट्रांसफर प्राइस भी अपन इसकी कॉस्ट में दिखा देंगे डिवीजन बी की में। डिवीजन ए की में तो अपने सेल दिखा दी थी, और ये सेम चीज क्या करेंगे अपन डिवीजन बी की कॉस्ट में दिखा देंगे, और ये कंपनी के टोटल में नहीं आएगा। कंपनी के टोटल में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरनली क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे होगा? ए के लिए तो अपने सेल दिखा दी और बी के लिए अपने कॉस्ट दिखा दी, बी के लिए अपने कॉस्ट दिखा दी, ए के लिए सेल दिखा दी, ये अपने आप क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। इसके बाद डिवीजन ए की जो फिक्स कॉस्ट लगी वो लेस कर देंगे, डिवीजन बी की जो फिक्स कॉस्ट लगी वो लेस कर देंगे, ये कंपनी के टोटल में आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्रॉफिट। डिवीजन वाइज प्रॉफिट भी निकल जाएगा और कंपनी का टोटल भी आ जाएगा, डिवीजन वाइज भी निकल जाएगा और कंपनी का टोटल भी आ जाएगा। इस तरह से ही आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कभी भी प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन आ जाए डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आपसे डिवीजन वाइज और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट पूछे, तो इस तरह निकाल के दिखाना पड़ेगा। इस तरह दिखाओगे आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। जो इंटरनल सेल हुई है या जो इंटरनल ट्रांसफर हुआ है, मतलब जो इंटरनल सेल हुई है या जो इंटरनल ट्रांसफर हुआ है, वो कंपनी के टोटल में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक डिवीजन के लिए तो सेल है और दूसरे डिवीजन के लिए क्या है? कॉस्ट है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स। ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स देखते हैं। ट्रांसफर प्राइस किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अपन ने चैप्टर 6 प्राइसिंग डिसीजन में सेलिंग प्राइस निकालने के मेथड देखे थे, कॉस्ट बेस, कंपटीशन बेस, वैल्यू बेस। ऐसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड होते हैं। एक तो कॉस्ट बेस होता है, एक होता है मार्केट बेस, और एक होता है नेगोशिएशन बेस। एक एक करके देख लेते हैं। ये मेथड ज़्यादा काम के नहीं होते। इस चैप्टर में जो सबसे काम का टॉपिक आएगा वो आएगा गोल कॉन्ग्रुएंस वाला। उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकालते हैं वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड देख लेते हैं। कॉस्ट बेस मेथड क्या होता है? देखो, कॉस्ट बेस मेथड बिल्कुल सिंपल है। जो बेचने वाला डिवीजन है, मान लो डिवीजन ए बेचने वाला डिवीजन है, वो ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेगा? जो भी उसकी कॉस्ट आई है उस कॉस्ट में वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेगा और आ गया ट्रांसफर प्राइस। कैसे होगा? या तो टोटल कॉस्ट लेगा वो अपनी, टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड कर देगा, या वो वेरिएबल कॉस्ट लेगा अपनी और प्रॉफिट ऐड कर देगा, या स्टैंडर्ड कॉस्ट लेगा अपनी और उसे प्रॉफिट ऐड कर देगा, या टोटल कॉस्ट पे वो अपनी आरओआई ऐड कर देगा। टोटल कॉस्ट या प्रॉफिट, या वेरिएबल कॉस्ट पे प्रॉफिट, या स्टैंडर्ड कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड कर देगा, या टोटल कॉस्ट में आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देगा, और वो आ जाएगी ट्रांसफर प्राइस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे होती है इसमें ट्रांसफर प्राइस। जैसे मान लो कंपनी है, दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए यहाँ बनाता है बोतल, डिवीजन बी बनाता है कोल्ड ड्रिंक। डिवीजन ए की जो टोटल कॉस्ट आती है बोतल बनाने की वो ₹10 पर यूनिट आती है, टोटल कॉस्ट बता रखी है। ये बोतल बना के डिवीजन बी को ट्रांसफर कर देता है जो कोल्ड ड्रिंक बनाता है। अब
यहाँ पे डिवीजन ए ट्रांसफर प्राइस निकालेगा तो कैसे निकालेगा, देखो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रांसफर प्राइस निकलती है टोटल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, ये कंपनी की पॉलिसी है। तो देखो ट्रांसफर प्राइस बिल्कुल सिंपल तरीका है, टोटल कॉस्ट कितनी है डिवीजन ए की, ट्रांसफर जो कर रहा है, जो डिवीजन ट्रांसफर कर रहा है मतलब ट्रांसफर डिवीजन की टोटल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, 10 ले ली, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20% प्रॉफिट आपको ऐड कर सकता है, ऐसा कंपनी की पॉलिसी है। तो 10 + 2 कर दिया 12, ये आ गई ट्रांसफर प्राइस। कुछ भी नहीं है मेथड, तो कभी भी इसका क्वेश्चन आने के कोई चांस ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको, टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करना है। अब ये मेथड प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ काम का नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखो पहले क्या होता था, अगर मान लो ये डिवीजन कॉस्ट सेंटर होते, मान लो कॉस्ट सेंटर होते, पुराना तरीका चलता, ट्रेडिशनल तरीका चलता, तो क्या होता, ट्रांसफर डिवीजन किस पे करता, कॉस्ट पे कर देता, कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी 10। अब कंपनी ने पॉलिसी बना दी ट्रांसफर किस पे होगा, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, 10 + 2 12 पे हो जाएगा, पहले 10 पे होता था और अब 12 पे हो जाएगा। क्या उखाड़ लिया आपने, बताओ परफॉर्मेंस सोल्यूशन कैसे होगा, क्या कर लिया आपने, मतलब इनमें बिजनेस करने का क्या एटीट्यूड आ जाएगा, कंपनी ने खुद ने फिक्स कर दी ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन को कुछ आपने ऑटोनॉमी दी नहीं, डिवीजन को कुछ छूट दी नहीं, कंपनी ने बोल दिया पहले 10 पे ट्रांसफर होता था अब 12 पे कर दो। तो ये मेथड बिल्कुल बकवास होता है, कुछ काम का नहीं होता, इससे ना तो इनके बीच कंपटीशन आ पाएगा, ना ही कोई परफॉर्मेंस सोल्यूशन ठीक से हो पाएगा, क्योंकि कंपनी ने खुद ने डिसाइड कर दी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब पहले 10 पे होता था मान लो ट्रांसफर, अब 12 पे हो जाएगा, तो कुछ किया ही नहीं स्पेशल। तो ये होता है कॉस्ट बेस्ड मेथड, जो बिल्कुल फालतू मेथड होता है। इसके बाद मार्केट बेस्ड मेथड, देखो मार्केट बेस्ड मेथड दो तरह के होते हैं, एक तो मार्केट प्राइस और एक शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट। एक तो होता है मार्केट प्राइस, एक होता है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट। मार्केट प्राइस मेथड में क्या होता है, ट्रांसफर जो होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा, मतलब जो भी उस कंपोनेंट की मार्केट प्राइस है, जैसे मान लो डिवीजन ए बोतल सेल करता है, तो बोतल की जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस ही क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रांसफर प्राइस। आपको निकालनी नहीं है, जो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखी है वही क्या हो जाएगी, ट्रांसफर प्राइस। ये होता है मार्केट प्राइस मेथड। दूसरा होता है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में कंपनी क्या करती है, अपना टोटल प्रॉफिट निकालती है। सबसे पहले क्या करती है कंपनी, अपना टोटल प्रॉफिट निकालती है, उस टोटल प्रॉफिट को डिविजन्स के बीच में बांट देती है, उस टोटल प्रॉफिट को डिविजन्स के बीच में बांट देती है टोटल कॉस्ट के रेशियो में। कंपनी अपना टोटल प्रॉफिट निकालती है, उस टोटल प्रॉफिट को डिविजन्स के बीच में बांट देती है टोटल कॉस्ट के रेशियो। कंपनी क्या करती है, अपना टोटल प्रॉफिट निकाला, उस टोटल प्रॉफिट को डिविजन्स के बीच में बांट दिया टोटल कॉस्ट के रेशियो में। कैसे बांटती है, कंपनी लेती है डिवीजन की टोटल कॉस्ट, जो भी डिवीजन उसकी टोटल कॉस्ट ले लेती है, डिवाइड कर देती है कंपनी, खुद की जो टोटल कॉस्ट आ रही है, कंपनी की जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसे डिवाइड कर देती है, इनटू कर देती है टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, इनटू कर देती है टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी। मतलब कॉस्ट के रेशियो में कंपनी अपने खुद के प्रॉफिट को डिवीजन के बीच में बांट देती है, ताकि डिवीजन का झगड़ा खत्म हो जाए। ये होता है शेयर प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट मेथड। अब ट्रांसफर प्राइस कैसे निकाली जाती है, जो सप्लाइंग डिवीजन की जो टोटल कॉस्ट है, सप्लाइंग डिवीजन मतलब जो बेचने वाला डिवीजन है, उसकी अपन टोटल कॉस्ट ले लेते हैं और उसमें उसका जो शेयर प्रॉफिट है, मतलब उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा उसको मिला है वो उसमें ऐड कर देते हैं, और ये हो जाती है ट्रांसफर प्राइस। मतलब इसमें अपन को सबसे पहले कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, टोटल प्रॉफिट को डिवीजन्स में बांटना पड़ता है टोटल कॉस्ट के रेशियो में, टोटल कॉस्ट के रेशियो में बांट देते हैं, और उसके बाद ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सप्लाइंग डिवीजन की टोटल कॉस्ट लेते हैं और जो शेयर प्रॉफिट है, सप्लाइंग डिवीजन का प्रॉफिट में जितना हिस्सा है जो उसको मिला है वो उसमें ऐड कर देते हैं, और ये आ जाती है ट्रांसफर प्राइस। अभी एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन मार्केट प्राइस मेथड का। तो देखो कंपनी है, दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए बनाता है बोतल, डिवीजन बी बनाता है अपना कोल्ड ड्रिंक। डिवीजन ए जो बोतल बनाता है इसकी कॉस्ट आती है ₹10 पर यूनिट, मार्केट प्राइस जो है बोतल की वो है 14 पर यूनिट। अब डिवीजन बी की भी बता रखी है आपको कॉस्ट आती है अदर देन बोतल 25, और सेलिंग प्राइस जो कोल्ड ड्रिंक है, ये अपना प्रोडक्ट बनाता है कोल्ड ड्रिंक जो बेचता है 51 में बेचता है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अगर मार्केट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर प्राइस निकालनी है, बिल्कुल सिंपल, बताओ ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी, बोतल की जो मार्केट प्राइस है वही हो जाएगी ट्रांसफर प्राइस। तो इस क्वेश्चन में बोतल की देखो मार्केट प्राइस है 14, तो 14 ही क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी। तो डिवीजन ए यहाँ ट्रांसफर प्राइस क्या फिक्स करेगा 14, मार्केट प्राइस ही क्या हो जाएगी यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी। तो ट्रांसफर प्राइस हो गई 14। अब देखो ट्रांसफर प्राइस इसमें 14 हो गई, इस तरह से ट्रांसफर प्राइस निकल जाती है। अब इसमें देखो दिक्कत क्या आती है इस वाले मेथड में, एक तो दिक्कत ये होती है कि कभी कभी कंपोनेंट जो होते हैं ना, इस टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिनकी अपन को मार्केट प्राइस पता ही नहीं चल पाती, जिनका कोई मार्केट होता ही नहीं है, तो मार्केट प्राइस होती ही नहीं है उनकी, या मार्केट प्राइस पता ही नहीं चल पाती। एक तो ये दिक्कत आती है। दूसरा इसमें देखो डिवीजन भी बोलेगा, जब डिवीजन ए मुझे मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है तो मैं डिवीजन ए से क्यों खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा। डिवीजन ए कुछ खास तो कर नहीं रहा, वो तो खाली मार्केट प्राइस से मुझे ट्रांसफर कर रहा है, तो मैं डिवीजन ए से क्यों खरीदूंगा। मैं तो चाहूंगा कि डिवीजन ए का प्रॉफिट कम हो ताकि उसको बोनस कम मिले, क्योंकि आजकल देखो आपको पता है इंटरनली सब एक दूसरे से क्या करते हैं, चिढ़ते हैं एक तरीके से, ये जलन रखते हैं। तो डिवीजन भी बोलेगा जब डिवीजन ने मुझे मार्केट प्राइस पे ही ट्रांसफर कर रहा है तो मैं बाहर से खरीद लूंगा, तो इस केस में क्या हो जाता है, इनके बीच में कंफ्लिक्ट आ जाता है मार्केट प्राइस मेथड में। तो ये भी मेथड भी ज़्यादा काम का नहीं होता, और इसका भी क्वेश्चन कभी आने के चांस नहीं होते। क्यों नहीं होते, मार्केट प्राइस मेथड में करना ही क्या है आपको, क्वेश्चन में जो मार्केट प्राइस दे रखी है वही होगी ट्रांसफर प्राइस, करना ही क्या है इसमें भी।
अब आते हैं अपन अगले मेथड पे, जो है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट। मार्केट वाला ही मेथड होता है, वो भी मार्केट बेस बोला जाता है उसको भी, मार्केट बेस मेथड ही होता है वो। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल मैंने ऐसा मान लेते हैं, डिवीजन ए ने क्या किया, 8000 यूनिट बोतल डिवीजन बी को ट्रांसफर कर दी। ऐसा मान लेते हैं डिवीजन ए ने 8000 यूनिट बोतल बना के डिवीजन बी को ट्रांसफर कर दी, और डिवीजन बी ने क्या किया, उससे 8000 कोल्ड ड्रिंक बना ली, 8000 कोल्ड ड्रिंक बना ली और इनको बाहर सेल कर दिया। ये हुआ, मतलब डिवीजन ए ने 8000 खाली बोतल बनाई और डिवीजन बी को ट्रांसफर कर दी, और डिवीजन बी ने उन 8000 बोतल में कोल्ड ड्रिंक पैक करके, मतलब कोल्ड ड्रिंक भर के सेल कर दी। ये दे रखा है, डिवीजन ए बाहर सेल नहीं करता ऐसा मान लो। तो अब शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस बाय फॉलोइंग शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट मेथड। कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। कंपनी क्या करेगी इसमें, सबसे पहले खुद का टोटल प्रॉफिट निकालेगी। टोटल प्रॉफिट अपन निकालेंगे तो सेल्स ले लिया अपन ने, सेल्स कंपनी की ली अपन ने। तो देखो कंपनी क्या बेचती है, कोल्ड ड्रिंक बना के सेल करती है। कंपनी का जो डिवीजन भी है क्या सेल करता है, आउटसाइड कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक बना के सेल करती है। डिवीजन ए बाहर वाले कस्टमर को ऐसा मान लो बोतल नहीं बेचता, ये भूल जाओ, बस खाली ये देखो कि जो डिवीजन बी है वो बेचता है, कोल्ड ड्रिंक बना के सेल करता है, 51 रुपीज़ में करता है, 8000 कोल्ड ड्रिंक है। तो 8000 इंटू 51 ये हो गई कंपनी की सेल। कंपनी की सेल तो ये हो गई। अब जो कॉस्ट आती है, एक तो डिवीजन ए एक डिवीजन बी, दोनों डिवीजन में कंपनी की कॉस्ट आती है। डिवीजन ए में आती है बोतल बनाने की कॉस्ट, बोतल कितने की पड़ती है कंपनी को, 10 रुपीज़ की आती है। कंपनी की कॉस्ट देखो कितनी दे रखी है, 10 रुपीज़ दे रखी है। तो 8000 बोतल की हो गई, 8000 इंटू 10, ये डिवीजन ए की कॉस्ट हो गई। डिवीजन बी में कंपनी की कॉस्ट क्या आती है, अदर देन बोतल आती है लिक्विड बनाने की कॉस्ट, वो कितनी दे रखी है, 25 पर यूनिट। तो 8000 इंटू 25 ये लिक्विड की कॉस्ट हो गई और ये बोतल की कॉस्ट हो गई। ये मैंने दोनों डिवीजन की कॉस्ट दिखा दी, डिवीजन ए और डिवीजन बी दोनों की कॉस्ट अपन ने यहाँ दिखा दी। ये हो गई कंपनी की टोटल कॉस्ट 2,80,000। ये लेस किया तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट आ गया 1,28,000। अब 1,28,000 जो प्रॉफिट आया, ये अपन क्या करेंगे, डिवीजन ए और डिवीजन बी में बांट देंगे टोटल कॉस्ट के रेशियो में। कैसे बांटेंगे, डिवीजन ए की टोटल कॉस्ट लेंगे। देखो डिवीजन ए की टोटल कॉस्ट कितनी है, 80,000 है। 80,000 मैंने ले ली, 80,000 मैंने डिवीजन ए की टोटल कॉस्ट ले ली, डिवाइड कर दिया कंपनी की टोटल कॉस्ट से, डिवाइड कर दिया कंपनी की टोटल कॉस्ट से, इनटू कर दिया टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था उससे इनटू कर दिया, और डिवीजन ए का प्रॉफिट का हिस्सा निकाल दिया। डिवीजन ए को कंपनी कितना प्रॉफिट एलोकेट कर देगी, 36,571। ऐसे ही डिवीजन बी का कर दिया अपन ने, डिवीजन बी की टोटल कॉस्ट ले ली, कंपनी की टोटल कॉस्ट से डिवाइड किया, इनटू प्रॉफिट कर दिया, और ये डिवीजन बी का प्रॉफिट का हिस्सा निकाल दिया। अब ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका, जो सप्लाइंग डिवीजन है, सप्लाइंग डिवीजन कौन है यहाँ पे, बेचने वाला डिवीजन कौन है, जो बोतल बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है डिवीजन बी को, डिवीजन ए कर रहा है। तो सप्लाइंग डिवीजन की अपन ले लेंगे टोटल कॉस्ट, सप्लाइंग डिवीजन की टोटल कॉस्ट ले ली जो है 80,000 ले ली मैंने, प्लस सप्लाइंग डिवीजन का जो प्रॉफिट का हिस्सा है, शेयर प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए कितना है 36,571, इसमें ऐड कर दिया। ये आ गई ट्रांसफर प्राइस 1,16,571। लेकिन ये 8,000 यूनिट की आई है, एक यूनिट की नहीं आई, 8,000 यूनिट की। तो इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस हमेशा अपन पर यूनिट में लास्ट में निकाल के दिखाते हैं, जैसे चैप्टर 6 में भी दिखाते थे अपन, पहले टोटल निकाल लेते थे फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट करते थे। ऐसे ही यहाँ भी अपन ने पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफर प्राइस को, 1,16,571 डिवाइड बाई 8,000 यूनिट 14.57 की आ गई आपकी ट्रांसफर प्राइस। इस तरह से ट्रांसफर प्राइस निकाली जाती है इस मेथड में। अब इस मेथड में भी दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें क्या होती हैं, अब देखो इस पर अपन क्या करते हैं, कॉस्ट के रेशियो में, टोटल कॉस्ट के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। कंपनी क्या करती है, टोटल कॉस्ट के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देती है। जिस डिवीजन की ज़्यादा कॉस्ट होगी उस डिवीजन को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा क्या होगा, डिवीजन क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो कॉस्ट मैनेजर ठीक से करेंगे नहीं, फालतू में कॉस्ट इनकट करेंगे या फर्जी कॉस्ट दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए फर्जी कॉस्ट दिखाएंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाएंगे, अपनी कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें भी नुकसान है, कंपनी के नुकसान है, कंपनी का कॉस्ट मैनेजर, कंपनी का एक तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ ठीक से नहीं होगा। ये था मार्केट बेस्ड मेथड। अब आते हैं नेगोशिएशन बेस्ड मेथड। ये मेथड क्या होता है, छोटा सा मेथड है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, मतलब बेचने वाला डिवीजन और खरीदने वाला डिवीजन मिल बैठ के अपने आप ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं। मिल बैठ के ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, बेचने वाला और खरीदने वाला एक ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ये होता है नेगोशिएशन बेस्ड मेथड। बस इतना सा इसमें बता रखा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लो अगर क्वेश्चन आता है ट्रांसफर प्राइसिंग में, जो लगभग 20 मार्क्स का हमेशा आता रहता है, 99% टाइम्स इस गोल कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन आता है, 99% टाइम्स। अब ये गोल कॉन्ग्रुएंस है क्या, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। तो देखो गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या बता रखा है
कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा ट्रांसफर प्राइस के रिगार्डिंग कि ट्रांसफर करना है या नहीं करना, मतलब इंटरनल ट्रांसफर करना है या नहीं करना, किस प्राइस पे करना है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कंपनी और डिविजन्स के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया जाएगा। वो डिसीजन क्या होगा, डिविजन्स और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया जाएगा। मतलब अपन ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे सबका भला हो, मतलब डिविजन्स को भी कोई नुकसान ना हो और कंपनी का तो बेस्ट इंटरेस्ट सर्व हो जाए, मतलब कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, कंपनी को अपन को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देना। तो जो भी डिसीजन लेंगे अपन उससे ना तो किसी डिवीजन का नुकसान करवाएंगे और कंपनी का क्या करेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट सर्व करेंगे। कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेंगे, ये होता है गोल कॉन्ग्रुएंस। ट्रांसफर प्राइस का जो भी डिसीजन लेंगे वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में लेंगे और डिविजन्स को भी खुश रखेंगे, मतलब सबका भला करेंगे। एक तरीके से सबका भला करना क्या होता है, गोल कॉन्ग्रुएंस। अब कैसे करोगे सबका भला, तो उसके लिए देखो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफर, एक तो निकालना है आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफर, मतलब बेचने वाला जो डिवीजन है, बेचने वाला डिवीजन है वो कम से कम कितने में बेचे। बेचने वाला डिवीजन, मान लो डिवीजन ए बेचने वाला डिवीजन है, जो डिवीजन बी को अपना बोतल बेचता है प्लास्टिक की, वो कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। बेचने वाला डिवीजन अपना कंपोनेंट या अपना प्रोडक्ट कम से कम कितने में ट्रांसफर करे, कम से कम कितने में इंटरनल ट्रांसफर करे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। ये होती है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। किसके लिए निकलेगी, बेचने वाले के लिए। किसके लिए निकलेगी, बेचने वाले के लिए। दूसरा ट्रांसफर, मतलब खरीदने वाला डिवीजन, रिसीविंग डिवीजन। खरीदने वाला डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे, अपन क्या निकाल रहे हैं खरीदने वाले के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। ये होती है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। किसके लिए निकलेगी, खरीदने वाले के लिए। तो बेचने वाले के लिए तो निकालेंगे अपन मिनिमम और खरीदने वाले के लिए क्या निकालेंगे, मैक्सिमम। बेचने वाले के लिए निकालेंगे मिनिमम और खरीदने वाले के लिए निकालेंगे मैक्सिमम, कि बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो और खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। फिर अपन बनाएंगे रेंज। तो इस तरह से अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, तो मिनिमम कैलकुलेट कर दो। कभी कभी पूछता है कैलकुलेट मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, तो मैक्सिमम कैलकुलेट कर दो। कभी कभी बोलता है कैलकुलेट रेंज निकालो, तो दोनों कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसके अलावा पूछता है कि कंपनी के लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कंपनी के लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ट्रांसफर करना बेनिफिट होगा या नहीं होगा। आपको दोनों निकाल के रेंज बना के चेक करना पड़ता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस, खाली ट्रांसफर प्राइस वर्ड दे देता है। उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हमेशा होता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मतलब बेचने वाला कितने में बेचे। क्योंकि ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। एक तरीके से दूसरे वर्ड में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस किसके लिए निकलती है, बेचने वाले के लिए। तो अपन निकालते क्या है फिर, मिनिमम। फिर अपन निकालते हैं मिनिमम। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। जनरली इसमें अपन को बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो मिनिमम भी निकालनी पड़ती है, मैक्सिमम भी निकालनी पड़ती है, रेंज भी बनानी पड़ती है, फिर डिसीजन वगैरह भी देना पड़ता है। कैसे देंगे वो अपन आगे देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक एक बार। सबसे पहले मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आप कैसे निकालोगे। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बेचने वाले के लिए कैसे निकालोगे कि कम से कम कितने में बेचे। तो उसका देखो एक फॉर्मूला दे रखा है। मैं भी आपको कंसेप्ट समझा दूंगा कि कंसेप्ट क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में एग्जांपल से समझा दूंगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, मान लो आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल ही वीक है, तो आप खाली फॉर्मूले में वैल्यू भी डालोगे, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, जो बेचने वाला डिवीजन है उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ट्रांसफर करने पे, इंटरनल ट्रांसफर करने पे जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, एक तो वो ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो ले लेंगे। जैसे मान लो वो बोतल ट्रांसफर कर रहा है, डिवीजन ए डिवीजन बी को बोतल ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है मान लो 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 10 रुपीज़ ले ली। प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट इफ एनी। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कौन सी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कौन सी दे रखी है, डिवीजन ए मान लो डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है, डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है, तो उसको मान लो एक एडिशनल सुपरवाइजर रखना पड़ता है या कुछ एडिशनल इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। स्पेशली किसके लिए लगाना पड़ता है, डिवीजन बी के कारण, स्पेशली डिवीजन बी को ट्रांसफर करने के कारण लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ दे रखा है तो वो ले लेंगे। ऐसा जनरली होता नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। एक दो क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन वहाँ उसका यूज ही नहीं है। यूज कैसे नहीं है, जब आप क्वेश्चन देखोगे, मैंने क्लास में सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, अपने देखा था उन क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट वगैरह निकलवाया, ट्रांसफर प्राइस निकलवाई ही नहीं। तो ये किसी भी क्वेश्चन में देगा नहीं, वैसे जनरली देगा तो अपन अगर ट्रांसफर प्राइस अपन को निकालनी है तो अपन क्या कर देंगे, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते हो तो उसमें ऐड कर देंगे स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। अगर दे रखी है, इफ एनी कोई दे रखी है तो ऐड कर देंगे। बेचने वाला जब दूसरा जो खरीदने वाला डिवीजन उसको ट्रांसफर करता है, दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करता है, डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है, तो कुछ उसकी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लगती है डिवीजन बी को ट्रांसफर करने में। स्पेशली किस लिए लगती है, डिवीजन बी के लिए, स्पेशली डिवीजन बी के लिए, तो वो भी ले लेंगे। प्लस क्या लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेंगे अगर कैपेसिटी की कमी है, बेचने वाले की कैपेसिटी कम है तो लेंगे। जैसे मान लो बेचने वाला जो डिवीजन है उसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, बोतल बनाता है वो। अब वो बोतल बाहर भी सेल कर देता है, बाहर की उसकी डिमांड है 10,000 की, कैपेसिटी भी उसकी 10,000 की है। अब जो डिवीजन बी है, जो कोल्ड ड्रिंक बनाता है, वो उसके पास आया और उससे उसने 2,000 बोतल मांगी डिवीजन बी ने डिवीजन ए से 2,000 बोतल मांगी।
अब डिवीजन ए की कैपेसिटी 10,000 की है, वो बाहर सेल 10,000 कर देता है, मतलब कैपेसिटी उसके पास है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं। अब 2,000 यूनिट डिवीजन ए अगर डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर की सेल कम करना पड़ेगा, तो उसकी क्या आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन लॉस, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो भी अपन उसमें ऐड कर देंगे। ये आती है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कि बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे। अब इसमें एक बात और देखना ध्यान से, अपन लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो बेचने वाला डिवीजन है उसकी बोतल की क्या वेरिएबल कॉस्ट आती है वो अपन ले लेंगे। इंटरनल ट्रांसफर में क्या कॉस्ट आती है, कैसे निकालोगे, उस बेचने वाले की टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, बोतल बनाने की पर यूनिट की जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है वो ले ली, उसमें से अपन ऐसे खर्चे हटा देंगे जो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगते, ऐसे खर्चे उस वेरिएबल कॉस्ट में से हटा देंगे जो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगते। जैसे मान लो जब डिवीजन ए डिवीजन बी को सेल करता है तो उसको मार्केटिंग करने की नीड ही नहीं पड़ती, उसको ऐसा नहीं करना पड़ता कि पोस्टर बांटना पड़ता है, डिवीजन बी को पोस्टर बांटना पड़ता है, बताना पड़ता है कि तू मेरे से ले ले, तो मार्केटिंग की नीड ही नहीं पड़ती। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे होते हैं वो अपन उसमें से हटा दें, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो अपन रिमूव कर देंगे। जैसे अपन बाहर सेल करेंगे, मान लो डिवीजन ए बाहर सेल करता है बोतल, तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सेलिंग के खर्चे लगेंगे उसके। लेकिन जब डिवीजन ए डिवीजन बी को सेल करेगा तो उसको मार्केटिंग की जरूरत थोड़ी है, अपने रिश्तेदार डिवीजन ए डिवीजन बी क्या एक तरीके से रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, तो अपने रिश्तेदार को सेल करने में उसको मार्केटिंग करने की जरूरत थोड़ी है। तो ऐसे कोई खर्चे जो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगते, ऐसे कोई खर्चे हैं तो उस वेरिएबल कॉस्ट में से हटा देंगे, ये आएगी नेट वेरिएबल कॉस्ट। अपन क्या लेंगे यहाँ पे, नेट वेरिएबल कॉस्ट, जो उस ट्रांसफर की लगी है, उस इंटरनल ट्रांसफर की जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो लेंगे। तो ऐसे कोई खर्चे हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट में से अपन हटा देंगे। इस तरह से आपका आ जाएगा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। अब आ जाओ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। खरीदने वाला डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे, मतलब ट्रांसफर ही ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। तो खरीदने वाला कितने में खरीदे, ये फॉर्मूले दे रखे हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं इसके मेन। 2 फॉर्मूले क्या होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट। एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट मतलब खरीदने वाला जो डिवीजन है डिवीजन बी, वो बोतल बाहर से भी खरीद सकता है, मान लो बाहर से वो खरीद सकता है 12 रुपीज़ में, ये होती है एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट। वो बाहर से कितने में खरीद सकता है, ये होती है एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट। उसके पास बाहर का कोई ऑफर है, वो होती है एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट। ये एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट लेंगे, प्लस माइनस करेंगे इसमें अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन। आप बोलोगे अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है, अभी एग्जांपल में करेंगे तब समझ में आ जाएगा। या तो अल्ट्रेशन प्लस करेंगे या अल्ट्रेशन माइनस करेंगे, अल्ट्रेशन या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो एग्जांपल में समझ जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला इसमें है, पहली लिमिट तो निकाल दी अपन ने एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट, दूसरा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। किसकी बात हो रही है, ट्रांसफरी की, मतलब खरीदने वाले डिवीजन की, मतलब जो डिवीजन कोल्ड ड्रिंक बनाता है, मतलब डिवीजन भी जो कोल्ड ड्रिंक बना के बेचता है और कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए वो बोतल खरीदता है, किससे खरीदता है, डिवीजन ए से। तो मान लो जो डिवीजन बी है वो कोल्ड ड्रिंक सेल करता है, उसकी सेलिंग प्राइस है कोल्ड ड्रिंक की 80, मान लो आप 80 है सेलिंग प्राइस, और उसकी जो अदर वेरिएबल कॉस्ट आती है बोतल के अलावा उसकी लिक्विड बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो मान लो आती है 60, वो 60 आती है। 80 माइनस 60 करो तो कितना आया, ये 20। अब जो डिवीजन बी है खाली बोतल के 20 से ज़्यादा रुपीस नहीं देना चाहेगा। क्यों नहीं देना चाहेगा बताओ, अगर 20 से ज़्यादा दे देगा तो उसका तो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाएगा, वो तो बेचारा लॉस में चला जाएगा। वो बोलेगा मुझे ये ट्रांसफर प्राइसिंग के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो पुराना तरीका जो था ना मेरा कोस्ट, मान लो मेरे को तो कोस्ट वाला टाइप का मान लो, वैसा करो, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, तो वैसे डिमोटिवेट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, बोतल के 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो अपना जो प्रोडक्ट सेल करता है वो 80 में करता है, उसकी जो अदर वेरिएबल कॉस्ट आती है उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने की वो 60 आती है। तो बोतल ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कितने में खरीद सकता है वो 20, क्योंकि 20 से ज़्यादा मान लो 21 में भी खरीद लिया, उसका तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो बिजनेस करना ही बंद कर देगा, बोलेगा कि मैं तो वैसे ही डिमोटिवेट हो गया, मुझे बोनस वगैरह तो मिलेगा नहीं, क्या करूँगा मैं। तो इस तरह से ये दूसरी लिमिट होती है। तो ये 2 लिमिट अपन यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट मेन लिमिट ऊपर वाली होती है, फिर सेकंड लिमिट सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी, और इन दोनों में से जो भी लोअर होता है, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है वो होती है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस की, खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे। अब इसमें एक तीसरी लिमिट भी होती है जो प्रैक्टिकली अपन को दिमाग लगा के अप्लाई करनी पड़ती है। तीसरी लिमिट लिखी हुई नहीं है, इंस्टीट्यूट भी यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है मैं बता दूंगा, वो आपको 2 क्वेश्चन में यूज़ भी कर रखी है इंस्टीट्यूट ने, बाकी ये आपके मॉड्यूल वगैरह में नहीं मिलेगी। ये बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्पेसिफिक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर। जो बेचने वाला डिवीजन है, मतलब डिवीजन ए अपनी बोतल जो बेचता है तो वो बाहर वाले कस्टमर को कितने में बेचता है, मान लो बाहर वाले कस्टमर को वो बेचता है 15 रुपीज़ में, 15 में। अब वो डिवीजन बी को सेल करेगा, डिवीजन बी तो उसका रिश्तेदार है, तो बताओ रिश्तेदार से वो 15 से ज़्यादा चार्ज करेगा क्या, अच्छा लगेगा क्या रिश्तेदार को लूटना। रिश्तेदार से 15 से ज़्यादा चार्ज तो करेगा नहीं। जब बाहर वाले कस्टमर से 15 चार्ज करता है तो रिश्तेदार को भी 15 तक ही देगा। तो मान लो डिवीजन बी उसके पास परचेज करने जाता है, डिवीजन बी को पता है कि डिवीजन ए अपनी बोतल बाहर वाले लोगों को 15 में बेचता है, तो डिवीजन बी भी बोलेगा उसको कि देख तू जब बाहर वालों को 15 में बेचता है तो मुझे भी 15 से ज़्यादा तो देगा नहीं, तू मुझे भी 15 में देगा, मैं तो तेरा रिश्तेदार हूँ, मुझे भी 15 में देगा।
तो ये होती है सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरर, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेगा। तो ये भी एक लिमिट होती है। अब ये लिमिट अपन को यूज़ नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है, लगभग ऐसा मान लो सभी क्वेश्चन में ये हमेशा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरर ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा ही होती है। अपन क्या करते हैं, लोअर करते हैं, तो ये लिमिट काम की ही नहीं होती। इसलिए ना तो आपके मॉड्यूल में लिख रखी, ना कहीं बता रखी। लेकिन आपके मॉड्यूल वगैरह के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ ये यूज़ की गई है। कैसे यूज़ की गई है, एक तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ना तो पहली लिमिट दे रखी क्वेश्चन में, ना ही दूसरी लिमिट दे रखी, दोनों लिमिट दे नहीं रखी, और दोनों लिमिट कैलकुलेट भी नहीं हो सकती। अब इस कारण अपन ने उसमें ये वाली लिमिट यूज़ करी थी। एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा किया था। इसके अलावा एक स्पेशल क्वेश्चन था, वो स्पेशल क्वेश्चन तो अलग ही क्वेश्चन था। उसमें अपन को मिनिमम या मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस नहीं निकालनी थी। अपन ने क्या माना था, उसमें इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन ले रखा था कि जो ट्रांसफर करेगा डिवीजन एक्स डिवीजन वाई और जेड को ट्रांसफर करेगा, एक्स वाई जेड का क्वेश्चन था वो एग्जाम में आया हुआ, तो वो किस पे करेगा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। तो उस क्वेश्चन में अपन ने इसलिए मैक्सिमम निकाली थी, तो वहाँ काम आई थी। बाकी ये लिमिट कुछ काम की नहीं होती, इसको आप इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक लिमिट है, तीसरी वाली कुछ काम की नहीं है। मेन 2 लिमिट ही है, मॉड्यूल में भी 2 लिमिट ही है, तीसरी लिमिट तो अपन को क्वेश्चन में काम लेनी पड़ती है। अगर मान लो स्टार्टिंग में दोनों लिमिट दे ही नहीं रखी और अब आपको रेंज बनानी है, तब ये यूज़ करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सिंपल है कि बाहर वाले को वो कितने में बेचेगा, बेचने वाला। तो रिश्तेदार से भी उससे ज़्यादा तो चार्ज करेगा नहीं, ये जनरल है, ये तो बिजनेस का एक जनरल रूल है एक तरीके से। जब आप बाहर वाले कस्टमर को 15 में बेचते हो बोतल, तो रिश्तेदार को 15 से ज़्यादा थोड़ी दोगे, रिश्तेदार को लूटोगे थोड़ी, आप 15 में ही दोगे। हाँ चलो आपने कम नहीं किया, मान लो डिस्काउंट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 15 में ही दोगे। आपके भी मान लो कोई रिश्तेदार कुछ लेने आता है सामान, तो भी आप जो मार्केट प्राइस है जितने में आप बाहर वाले को बेचते हो, मैक्सिमम उतने में ही दोगे, या तो उससे कम ही दोगे या उतने में ही दोगे। तो इसलिए तीसरी लिमिट खाली क्वेश्चन स्पेसिफिक लिमिट होती है, ये दिमाग लगा के यूज़ करनी होती है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन में यूज़ कर रखी है। तो इसको भूल भी जाओगे चलेगा। मेन 2 लिमिट है, कौन कौन सी, एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट प्लस माइनस अल्टरेशन कॉस्ट, और दूसरी सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। इन दोनों का अपन को लोअर करना है, इन दोनों का ये याद रखना, इन दोनों का लोअर करना है, ये आ जाएगी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अब इसको अपन डिटेल में एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। अब एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल 1, एक कंपनी है ABC कंपनी, 2 डिवीजन है, डिवीजन ए डिवीजन बी। डिवीजन ए यहाँ बनाता है कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट एक्स बनाता है डिवीजन ए। डिवीजन ए यहाँ बनाता है कंपोनेंट एक्स, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है डिवीजन ए की 45 रुपीज़ पर यूनिट कंपोनेंट एक्स बनाने की। सेलिंग प्राइस टू आउटसाइड, बाहर ये 60 रुपीज़ में सेल कर देता है, इस कंपोनेंट एक्स को बाहर सेल करता है कितने में, 60 में। इसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट कंपोनेंट एक्स बनाने की। इसकी बाहर की डिमांड दे रखी है कंपोनेंट एक्स की, 3 केस दे रखे हैं। केस 1 में बता रखा है कि ये बाहर 8,000 यूनिट बेच सकता है, केस 2 में बता रखा है बाहर 9,000 यूनिट सेल कर सकता है, और केस 3 में आउटसाइड डिमांड इसकी है 10,000 यूनिट सेल करने की। ये बता रखा है आउटसाइड डिमांड, बाहर सेल करने की, आउटसाइड सेल या एक्सटर्नल कस्टमर को सेल करने की आउटसाइड डिमांड इसकी दे रखी है। अब एक है डिवीजन बी, डिवीजन बी बनाता है कैलकुलेटर बनाता है। कैलकुलेटर कितना बनाता है ये, 2000 यूनिट कैलकुलेटर बनाता है, और बता रखा है ईच कैलकुलेटर रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स। एक कैलकुलेटर बनाने में 1 यूनिट कंपोनेंट एक्स चाहिए, तो 2000 यूनिट कैलकुलेटर बनाने में कितने चाहिए होंगे इसको, 2000 यूनिट कंपोनेंट चाहिए होगा कंपोनेंट एक्स। अब बता रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, जो ये कैलकुलेटर बनाता है ये बाहर वाले कस्टमर को 88 रुपीज़ में सेल कर देता है। इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट जो आती है कैलकुलेटर बनाने की, वो दे रखी है 30 अदर देन कंपोनेंट एक्स। मतलब कंपोनेंट एक्स के अलावा इसकी ओन कॉस्ट, खुद की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 30। कैलकुलेटर में और चीज़ें लगती होंगी, उसकी 30 कॉस्ट आ जाती है। डिवीजन बी कैन परचेज कंपोनेंट एक्स फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट एट द रेट ₹57 पर यूनिट। ये बता रखा है डिवीजन बी चाहे तो कंपोनेंट एक्स बाहर से परचेज कर सकता है 57 में परचेज कर सकते हैं, बाहर से भी, बाहर से मतलब एक्सटर्नल बाई प्राइस दे रखी है, बाहर से इसके पास ऑफर है 57 में परचेज कर सकते हैं। तो अब देखो डिवीजन बी को चाहिए कंपोनेंट बनाता कौन है, डिवीजन ए। तो डिवीजन ए यहाँ क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांसफरर, और डिवीजन बी हो गया यहाँ ट्रांसफरी। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी है। 3 केस आपके पास, कंपोनेंट एक्स की जो आउटसाइड डिमांड है डिवीजन ए की, वो बता रखी है केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में 8,000, केस 2 में 9,000 और केस 3 में 10,000। तीनों केस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की। बेचने वाला जो डिवीजन है, डिवीजन ए जो है वो अपना कंपोनेंट एक्स वो डिवीजन बी को कम से कम कितने में बेचे, कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। तीनों केस लिख दिया मैंने, केस 1, केस 2, केस 3। तो तीनों की देखो आउटसाइड डिमांड दे रखी है, आउटसाइड डिमांड अपन ने लिखी, आउटसाइड डिमांड लिख दी जो क्वेश्चन में दे रखी है 8,000, 9,000 और 10,000।
कैपेसिटी देखो डिवीजन ए की जो है वो दे रखी है आपको 10,000 यूनिट की, वो भी मैंने लिख दी तीनों केस में। अब देखो 10,000 की कैपेसिटी केस 1 में और आउटसाइड डिमांड 8,000 की, तो आइडल कैपेसिटी कितनी है, मतलब डिवीजन ए के पास एक्सेस कैपेसिटी कितनी है 2,000 यूनिट की केस 1 में। केस 2 में देखो आइडल कितनी है, आउटसाइड डिमांड 9,000, कैपेसिटी 10,000, तो आइडल या एक्सेस कैपेसिटी कितनी है 1,000 यूनिट। केस 3 में कैपेसिटी उसकी 10,000 की है, बाहर की पूरी डिमांड भी 10,000 की है, मतलब आइडल कैपेसिटी कितनी है, जीरो है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अब डिवीजन बी को कितनी चाहिए, डिवीजन बी को दे रखा है 2,000 कैलकुलेटर बनाने हैं और 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट कंपोनेंट चाहिए, तो इसको 2,000 यूनिट डिवीजन बी को चाहिए। तीनों केस में 2,000 चाहिए, डिवीजन बी के लिए तो सेम है केस, तीनों केस में 2,000 यूनिट उसको चाहिए। अब डिवीजन ए जो है वो डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। पहले केस में देखो कैसे कर सकता है, डिवीजन ए के पास 2,000 यूनिट की आइडल कैपेसिटी है डिवीजन ए के पास, डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट कितनी है 2,000, तो पूरी की पूरी जो डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट है डिवीजन ए कैसे पूरी कर देगा, अपनी एक्सेस कैपेसिटी को यूज करके या अपनी आइडल कैपेसिटी को यूज करके पूरी कर देगा। मतलब उसको बाहर की सेल कम करने की जरूरत है क्या, बताओ। पहले केस में डिवीजन ए को कम करनी पड़ेगी क्या, बाहर की डिमांड 8,000 है, कैपेसिटी 10,000 है, करनी पड़ेगी क्या, नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की आराम से 8,000 सेल कर देगा वो। 2,000 मांगने आया डिवीजन बी, मुंह उठा के डिवीजन बी मान लो 2,000 यूनिट उसके पास मांगने आ गया, आराम से पूरी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2,000 यूनिट वो आइडल कैपेसिटी से पूरी कर देगा। बताओ कम से कम डिवीजन ए उन 2,000 यूनिट के लिए क्या मिनिमम ट्रांसफर प्राइस चार्ज करना चाहेगा, मतलब मिनिमम कितना चार्ज करना चाहेगा, कम से कम कितना चार्ज करना चाहेगा, बताओ कितना चार्ज करना चाहेगा। तो बताओ डिवीजन ए की क्या कॉस्ट लगती है कंपोनेंट एक्स की, एक तो लगती है वेरिएबल कॉस्ट 45 पर यूनिट, एक तो ये ले लेंगे, ये तो इसकी लगेगी कंपोनेंट बनाने की, ये कॉस्ट तो उसकी आएगी, एक तो ये चार्ज करना चाहेगा, तो 45 तो अपन ने ले ली वेरिएबल कॉस्ट, प्लस अपन ने फॉर्मूला देखा था स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा प्लस किया था उसमें स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट इफ एनी, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, तो भूल जाओ, वैसे देगा भी नहीं वो आपको, तो उसको भूल जाओ। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताओ यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, बाहर की सेल का लॉस हो रहा है क्या यहाँ पे, पहले केस में नहीं हो रहा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन ने ले ली 0 और ये ट्रांसफर आ गई, ट्रांसफर प्राइस कितनी आ गई 45, ये आ गई ट्रांसफर प्राइस आपकी फर्स्ट केस की। अब दूसरा केस देखते हैं। पहला केस बिल्कुल सिंपल है, कम से कम डिवीजन ए 45 रुपीज़ चार्ज करना चाहेगा ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। अगर हम 45 चार्ज करता है तो देखो उसके घर में कितने की पड़ेगी डिवीजन ए की पड़ेगी 45। अगर वो 45 चार्ज करता है तो उसको लॉस नहीं होगा, ना नफा होगा ना नुकसान होगा। 45 से कम चार्ज करता है तो नुकसान में चला जाएगा, मान लो 44 भी चार्ज कर लेता है नुकसान में चला जाएगा कौन, डिवीजन ए, और 45 से ज़्यादा चार्ज करता है तो फायदे में चला जाएगा। तो 45 क्या है मिनिमम, ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। वो कौन सी प्राइस है 45, ये 45 ये नहीं है कि उसे 45 डिसाइड कर लिया कि 45 पे ट्रांसफर होगा, 45 मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है कि कम से कम वो कितना चार्ज करे, तो वो 45 है, 45 वो हो गई 45 मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। एक तरीके से ब्रेक इवन ट्रांसफर प्राइस ही बोल दो, ब्रेक इवन भी बोल सकते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट जैसे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, आइडल कैपेसिटी 1000 यूनिट की है डिवीजन ए के पास, डिवीजन बी 2000 यूनिट मांगने आ गया। अब डिवीजन बी को बोलेगा देख मेरे पास 1000 यूनिट की तो एक्सेस कैपेसिटी है, 1000 यूनिट तो मैं आइडल कैपेसिटी से पूरी कर दूंगा, और उसमें मेरा जो खर्चा आएगा वो आएगा खाली वेरिएबल कॉस्ट का। ये बात डिवीजन ए बोलेगा, डिवीजन ए किसको बताएगा डिवीजन बी को कि खाली मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो लेकिन 1000 यूनिट और मैं बनाता हूँ तेरे लिए, क्योंकि तेरे को 2000 यूनिट चाहिए, तो मुझे आउटसाइड सेल का नुकसान हो जाएगा, मुझे मेरी बाहर की सेल कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 10,000 की कैपेसिटी है, बाहर की डिमांड 9,000 है, तो आइडल 1000 है, 1000 तो मैं आराम से बना दूंगा, लेकिन 1000 यूनिट तेरे को और बनवानी है, तो मुझे मेरी बाहर की सेल 1000 यूनिट से कम करनी पड़ेगी, जिसमें मेरे को आउटसाइड सेल का लॉस होगा। अब लॉस होगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी, ऐसा डिवीजन ने समझाएगा। तो बोलेगा देखो कम से कम 45 रुपीज़ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 1 यूनिट बनाने की, प्लस मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, बाहर की सेल कम करूंगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है कंट्रीब्यूशन लॉस। तो बाहर की सेल से जो कंट्रीब्यूशन होता था वो देखो डिवीजन को कितना होता था, बाहर 60 में सेल करता था डिवीजन, दे रखा है सेलिंग प्राइस टू आउटसाइड 60, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 45, तो 15 का कंट्रीब्यूशन लॉस, 15 का क्या हो गया कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। बाहर से 15 का कंट्रीब्यूशन होता था, अगर डिवीजन ए बाहर सेल करता तो उसको पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन होता 15 का, तो ये बोलेगा कि 15 का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा पर यूनिट का, तो मैं 15 वो भी चार्ज करूंगा। तो 45 प्लस 15 मिनिमम कम से कम कितना चार्ज करे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो 60, क्योंकि 60 से कम चार्ज कर लिया उसने, मान लो 59 भी चार्ज कर लिया तो लॉस में चला जाएगा बाकी 1000 यूनिट के लिए। बाकी स्टार्टिंग की 1000 यूनिट 45 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग 1000 यूनिट है उसको बाहर की सेल कम करनी पड़ेगी। आप देखो आप दो ट्रांसफर प्राइस तो निकाल नहीं सकते कि दो मिनिमम निकालोगे, तो अपन को इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। सिंगल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 45 रुपीज़ तो हो गया 1000 यूनिट आइडल के लिए, प्लस 60 रुपीज़ किसके लिए हो गया, बाकी बची हुई 1000 के लिए। तो 45 × 1000 प्लस 60 × 1000 ये अपन ने कर दिया, डिवाइड कर दिया 2000 से, तो ये आ गई सिंगल।
तो कम से कम वो कितना चार्ज करे सेकंड केस में 52.5, ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। 52.5 चार्ज करे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। ये अपन ने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, एवरेज करके एक तरीके से सिंगल प्राइस निकाल ली, सिंगल मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल दी। अब तीसरा केस, बाहर की डिमांड 10,000, डिवीजन ए की कैपेसिटी भी 10,000 की, मतलब एक्सेस कैपेसिटी 0 या आइडियल कैपेसिटी 0। अब डिवीजन बी आ गया उसके पास 2,000 यूनिट मांगने। डिवीजन ये बोलेगा कि देख मैं तेरी 2,000 यूनिट की डिमांड तो पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर की सेल 2,000 यूनिट से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास आइडियल कैपेसिटी है ही नहीं। 10,000 की कैपेसिटी है, मैं सारी की सारी यूनिट बाहर बेच लेता हूँ, तो मुझे 2,000 यूनिट से मेरी बाहर की सेल को कम करना पड़ेगा। तो एक तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 45 की, एक मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी 60 - 45, सभी यूनिट पे आएगी। अब तो पहले वाले केस में जो दूसरा वाला केस था उसमें तो 1000 पे था, लेकिन इसमें सभी यूनिट पे आएगी। तो सभी यूनिट पे मेरी 15 रुपीज़ की क्या आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो 45 + 15 मैं तेरे से 60 चार्ज करूँगा, कम से कम 60 चार्ज करना चाहूँगा। कम से कम कितना चार्ज करना चाहूँगा, 60, क्योंकि 60 कम से कम चार्ज करेगा तभी उसको 1 रुपये का लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो वो 59 भी चार्ज करता है, केस 3 में मान लो अगर डिवीजन ए 59 भी चार्ज करता है, तो आप बोलोगे तो प्रॉफिट है, क्योंकि 59 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट इसकी 45 ही आती है, प्रॉफिट नहीं है। अगर मान लो डिवीजन बी आता भी नहीं उससे मांगने, तो बाहर आराम से वो 60 में सेल कर देता, बाहर आराम से कितने में कर देता, 60 में सेल कर देता, तो नुकसान ही है। तो इसलिए कम से कम कितना चार्ज करे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो, 60। ये आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तीसरे केस में। तीनों केस में अपन ने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल दी 45, 52.5 और 60। ये तो ही मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तीनों केस की निकाल दी अपन डिवीजन ए के लिए। अब डिवीजन बी के लिए निकालेंगे अपन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अब बताओ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस यहाँ 3 निकलेगी या एक ही निकलेगी? यहाँ सभी केस में एक ही निकलेगी। एक क्यों निकलेगी? जो डिमांड दे रखी है आपको, किसकी दे रखी है? डिवीजन ए की दे रखी है। डिवीजन ए की डिमांड से डिवीजन बी को क्या फर्क पड़ेगा? डिवीजन बी को क्या लेना देना? डिवीजन ए की जो भी डिमांड है उससे डिवीजन बी को लेना देना क्या है? और अपन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस किससे निकाल रहे हैं? डिवीजन बी, खरीदने वाले डिवीजन के लिए। तो इसकी डिमांड कितनी भी है डिवीजन ए की, उससे डिवीजन बी को कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे तीनों केस में मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस एक ही निकलेगी, क्योंकि डिवीजन बी के लिए निकालते हैं अपन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस अपन निकालेंगे तीनों केस के लिए, सेम निकलेगी। क्या निकलेगी वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मैंने बताई थी पहली लिमिट, एक्सटर्नल बाई कॉस्ट प्लस माइनस अल्टरेशन कॉस्ट। डिवीजन बी उस कंपोनेंट को बाहर से कितने में परचेज कर सकते हैं? देखो दे रखा है ऊपर 57 में परचेज कर सकते हैं, ये दे रखा है आपको। ये ले लेंगे एक तो अपन 57, ये ले लेंगे अपन, प्लस माइनस अल्टरेशन। क्वेश्चन में अल्टरेशन दे नहीं रखा, इस वाले एग्जाम्पल में छोड़ दिया, अल्टरेशन 0 कर दिया अपन ने। 57 पहली लिमिट। दूसरी लिमिट सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। जो बेचने वाला डिवीजन, मतलब खरीदने वाला जो डिवीजन बी, ये अपना प्रोडक्ट कितने में बेचता है? कैलकुलेटर 88। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर कितनी है? 88। और इसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? कंपोनेंट के अलावा इसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? 30। तो 88 - 30 करेंगे, 88 - 30, ये दूसरी लिमिट आ गई 58। अब देखो 58 आई, इसको मैं समझाता हूँ आपको इस लिमिट को। ये लिमिट क्या बोलती है? अगर मान लो डिवीजन बी जो कंपोनेंट चाहिए उसको कैलकुलेटर में लगाने के लिए 58 से ज़्यादा में खरीदता है, तो बेचारा लॉस में चला जाएगा, क्योंकि उसकी अदर कॉस्ट 30 आती है। मान लो वो 59 में खरीद लेता है, तो 30 + 59 89 हो जाएगी। 1 रुपये का उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो सोचेगा मैं बिजनेस करना ही बंद कर दूँ, मैं तो पुराना तरीका था जैसे कंपनी चलाती थी कॉस्ट सेंटर वाला, वही चलने दो। तो ये दूसरी लिमिट इसलिए बनाई गई है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदना चाहेगा कंपोनेंट? 58 में, क्योंकि 58 से ज़्यादा में खरीदता है तो वो नुकसान में चला जाएगा। नुकसान में चला गया तो उसको कंपनी के हेड से गालियाँ सुननी पड़ेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना जाएगा? 58। तो पहली लिमिट बाहर से कितने में परचेज कर सकता है? 57। दूसरी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 58 और दे सकता है। इन दोनों का अपन लोअर करेंगे 57 और 58, विच एवर इज लोअर। ये आ गई आपकी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 57। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 57। एक तीसरी लिमिट भी होती है जो क्वेश्चन स्पेसिफिक होती है, काम की लिमिट नहीं होती। वो होती क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर। मतलब डिवीजन ए बाहर वाले को कितने में सेल करता है? कितने में करता है? 60। तो रिश्तेदार से भी कितने में करेगा? 60। 60 से ज़्यादा तो चार्ज करेगा नहीं। जब बाहर वालों को 60 में बेचता है तो रिश्तेदार को 60 से ज़्यादा में चार्ज करना चाहेगा क्या? वो अच्छा लगेगा क्या रिश्तेदार से 60 से ज़्यादा चार्ज करना? नहीं लगेगा। तो तीसरी लिमिट होती है, वो कुछ काम की नहीं, वो आपको यूज़ नहीं करनी, मैंने बता दी होती क्या है। कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक यूज़ हो जाती है, जब आपको ऊपर की 2 लिमिट दे नहीं रखी तो फिर मैक्सिमम कैसे निकालोगे? फिर ये यूज़ करेंगे तीसरी। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाता है, मान लो फ्यूचर में एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कभी आ जाता है ऐसा, तो फिर अपन को यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी ये लिमिट कुछ काम की नहीं होती, ये जनरल रूल है एक तरीके से। तीसरी लिमिट कोई लिमिट नहीं है, एक जनरल रूल है। तो इंस्टीट्यूट इसको क्वेश्चन स्पेसिफिक यूज़ करता है, वैसे नहीं ये काम किया आपके। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकाली अपने 57 और 58, विच एवर इज लोअर 57। और वैसे भी जो तीसरी लिमिट होती है ना, ये हमेशा ज़्यादा ही होती है। आप जितने भी क्वेश्चन में निकाल के देखोगे ना, सभी में निकाल के देखना, हमेशा ज़्यादा आएगी। तो फिर वैसे भी क्या हो जाएगी? काम की नहीं रहेगी, क्योंकि अपन लोअर लेते हैं, तीनों का लोअर करके क्या लेते हैं? मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस यहाँ 57 आई। तीनों केस में देखो मिनिमम अपने निकाली थी 45, 52.5 और 60। मैक्सिमम तीनों की सेम है 57, 57, 57, क्योंकि डिवीजन बी का एक ही डाटा दे रखा है। जो डिमांड दे रखी थी आउटसाइड वो डिवीजन ए की दे रखी थी, उससे डिवीजन बी को फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ भी हो। तो डिवीजन ए की डिटेल से डिवीजन बी का फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैक्सिमम तीनों केस में क्या होगी 57। अब देखो रेंज, पहले और दूसरे केस में रेंज मिल जाएगी। मिनिमम 45 है, मैक्सिमम 57, तो 45 से लेकर के 57 की रेंज बन गई। दूसरे केस में भी रेंज बन गई, मिनिमम है 52.5 और मैक्सिमम है 57, 52.5 से 57 की रेंज बन गई। तीसरे केस में रेंज नहीं बनी। कैसे नहीं बनी? बेचने वाला तो कम से कम 60 मांग रहा है, 60 मांग रहा है, और जो खरीदने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 57 देने के लिए रेडी है। बेचने वाला कम से कम 60 मांग रहा है और खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 57 देने के लिए रेडी है। बताओ, रेंज नहीं बनी। कैसे बनेगी? कभी भी हाई टू रेंज नहीं बनती, ट्रांसफर होगा ही नहीं ऐसे केस में, तो रेंज नहीं बनी। इस केस में रेंज कैसे बनती है? लो टू हाई बनती है। पहले केस में बेचने वाला मिनिमम 45 मांग रहा है, खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 57 देने के लिए रेडी है, ये रेंज बन गई। इस रेंज में कंपनी क्या करेगी? फिर एक ट्रांसफर प्राइस अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर देगी। ये होती है रेंज का कंसेप्ट। ऐसे ही दूसरे केस में भी बेचने वाला 52.5 कम से कम मांग रहा है और खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 57 देने के लिए रेडी है। इस रेंज के अंदर कंपनी क्या कर देगी? ट्रांसफर प्राइस फिक्स कर देगी। और तीसरे केस में रेंज ही नहीं बन रही। रेंज नहीं बन रही तो कोई ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि बेचने वाला 60 मांग रहा है, खरीदने वाला 57 देने के लिए रेडी है, तो काम ही नहीं हुआ, इस पर रेंज नहीं बनी। अब ये रेंज बन गई नहीं बनी, इसका क्या कंसेप्ट है वो भी अपन को पता चल जाएगा। एक बार उससे पहले अपन एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, फिर ये रेंज का कंसेप्ट समझेंगे अपन, ये रेंज का कंसेप्ट क्या होता है। अब देखो एग्जाम्पल 2, ऐसा मानो एग्जाम्पल 1, अपन डाटा एग्जाम्पल 1 का यूज करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए इंक्लूड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹4 पर यूनिट नॉट इनकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर। अब ये मानो कि डिवीजन ए की जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ? डिवीजन ए की, बेचने वाले डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 45 दे रखी है। 45 में ऐसा मानो कि 4 रुपये जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के, 4 रुपये किसके हैं? 4 रुपये इसमें दे रखे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के, जो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगेंगे। अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा, डिवीजन ए अगर डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है तो उसके 4 रुपये जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के या मार्केटिंग के जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे। तो बताओ उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है तो कितनी आएगी? 41 आएगी। वैसे 45 दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है तो 4 रुपये नहीं लगेंगे। 12 लोगों को करता है तो लगेंगे, लेकिन डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी बताओ? 45 - 4 41 आएगी। ये होता है इसका ट्रीटमेंट। तो अपन क्या कर देते हैं, मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस एक्सपेंस नॉट इनकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर, तो 45 - 4, इस तरह से 41। तो अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितने लेंगे? 45 नहीं लेंगे, 41 लेंगे, क्योंकि 4 रुपये उसके बच जाएंगे, 41 ही लगेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, अभी करेंगे तो सोल्यूशन पता चल जाएगा आपको। दूसरा बता रखा है, दूसरा पॉइंट भी दिया है इसमें, इफ डिवीजन बी परचेज फ्रॉम डिवीजन ए, ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि डिवीजन बी अगर डिवीजन ए से परचेज करता है, डिवीजन बी हैज टू डू अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन इन कंपोनेंट एक्स विच कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। ये बोल रखा है कि अगर डिवीजन बी डिवीजन ए से परचेज करेगा तो उसको उस कंपोनेंट में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अल्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसकी 6 रुपये की कॉस्ट आएगी। अगर डिवीजन बी बाहर से परचेज करता है कंपोनेंट तो एज इट इज कैलकुलेटर में यूज कर लेगा, लेकिन डिवीजन बी डिवीजन ए से परचेज करेगा तो डिवीजन ए का कंपोनेंट थोड़ा अलग टाइप का है, तो डिवीजन बी को उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। डिवीजन बी को अपनी फैक्ट्री में अपने डिवीजन के अंदर कुछ उसमें अल्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसकी उसकी 6 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी, 6 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसा ये पॉइंट दे रखा है, मतलब अल्ट्रेशन वाला पॉइंट भी दे रखा है, ये भी मैंने ले लिया इसको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल में। अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट भी ले लिया और अल्ट्रेशन वाला भी। अब देखो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं डिवीजन ए के लिए। 3 केस अपने, केस 1, केस 2 और केस 3। तो आउटसाइड डिमांड देखो सेम टू सेम एग्जाम्पल 1 का डाटा ले रहा हूँ मैं। आउटसाइड डिमांड डिवीजन ए की दे रखी थी 8000, 9000 और 10000 यूनिट, सेम टू सेम वही डाटा। और डिवीजन बी 2000 यूनिट मांगने आया डिवीजन ए से। तो पहले केस में 2000 की आइडल कैपेसिटी थी, याद करो आप, सेम एग्जाम्पल वही है। सेकंड केस में अपना था 1000 की आइडल थी, 1000 की शॉर्टेज थी, और थर्ड केस में 2000 यूनिट की शॉर्टेज थी। तो पहले केस में अपन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे, डिवीजन ए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालेगा कि कम से कम कितने में बेचे। तो क्या लेंगे अपन, पूरी की पूरी वो एक्सेस कैपेसिटी से पूरी कर देगा, उसको बाहर की सेल कम करने की जरूरत नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आएगी 0। अब वेरिएबल कॉस्ट 45 नहीं लेंगे अपन। अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को सेल करेगा तो उसके 4 रुपये बच जाएंगे, 4 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बच जाएंगे, तो कितने लगेंगे? 45 - 4, 41 लगेंगे। कितने लगेंगे? 41, क्योंकि देखो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है डिवीजन ए की, ऊपर देख लो चाहे आप, 45 दे रखी है। देखो ये 45 दे रखी है, तो ये कितने ले लेंगे अपन? 45 नहीं लेंगे, 41 लेंगे, क्योंकि डिवीजन बी को सेल करेगा तो उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं लगेंगे। तो कम से कम कितनी कॉस्ट आएगी उसकी? 41 आएगी। तो कम से कम कितना चार्ज करना चाहेगा? 41 चार्ज करना चाहेगा। ये आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, ये आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस।
आप चाहो तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको आता है फॉर्मूले में वैल्यू डालो, और अगर सोच के करना है तो सोच के भी आराम से कर सकते हो। अब केस टू में देखो 1000 यूनिट तो आइडल है डिवीजन ए के पास, 1000 यूनिट के लिए तो क्या चार्ज करेगा वो, वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी 41, 45 नहीं 45 माइनस 4 41। 1000 यूनिट की उसकी शॉर्टेज है, 1000 यूनिट के लिए उसको बाहर के सेल को कम करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी। वेरिएबल कॉस्ट तो ले लेगा 41, 45 माइनस 4 41 ले लेगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लोगे, 15 ले लेनी है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कंट्रीब्यूशन लॉस, और कंट्रीब्यूशन लॉस कौन सा, आउटसाइड सेल का, क्योंकि आउटसाइड सेल वो कम कर रहा है, तो आउटसाइड सेल से उसको कंट्रीब्यूशन लॉस क्या हो रहा है। आउटसाइड सेल कितने में करता था, 60 में करता था, और आउटसाइड सेल की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती थी, 45 आती थी। आउटसाइड सेल की 41 नहीं आती, आउटसाइड सेल की तो 45 ही आती है। 41 तो कब आती है, अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा तो 41 आती है। वो तो अपन ने 41 ही लिए, देखो ये 41 ही लिए, वो तो अपन ने वो तो 41 ही लिए। लेकिन कंट्रीब्यूशन लॉस निकालते वक्त गलती मत कर देना। कुछ लोग क्या कर देते हैं 60 माइनस 41 और 19, ये कंट्रीब्यूशन लॉस किसका निकाल रहे हैं अपन, बाहर की सेल का। आप बाहर की सेल कम कर रहे हो तो उससे जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, तो बाहर की सेल आप 60 में करते हो, बाहर की वेरिएबल कॉस्ट आपकी 45 आती है। जब आप बाहर सेल करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 45। हाँ डिवीजन बी को करते हो तो 41 आती है, वो अलग बात है, लेकिन बाहर तो 45 आती है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा आपको 50, तो 41 प्लस 15 56, बाकी बची 1000 यूनिट के लिए। इनका अपन ने एक प्राइस निकाल दी, कैसे 41 इंटू 1000 प्लस 56 इंटू 1000 डिवाइड कर दिया 2000 से, ये आ गई 48.5 मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दूसरे केस में। केस 3 में देखो बाहर की डिमांड भी डिवीजन ए की 10,000 है और कैपेसिटी भी 10,000 है, तो पूरी की पूरी 2000 यूनिट की शॉर्टेज है। डिवीजन बी उससे 2000 मांगना है तो पूरी की पूरी उसको बाहर की सेल कम करनी पड़ेगी 2000 यूनिट की। कितना चार्ज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अपनी 41 ले लेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही 15 आएगी, 60 माइनस 45। बाहर की सेल से कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हो रहा है 15 का, 60 का सेल करता है, और बाहर की सेल जब करता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 45 आती है, तो 60 माइनस 45, 60 माइनस 41 मत कर देना इसमें, तो 41 प्लस 15 56 रुपीज़ आ जाएगी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तीसरे केस में। इस तरह से अपने तीनों केस की मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल दी। और अपने जो पहला एडजस्टमेंट था कौन सा वाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है, इंटरनल ट्रांसफर करता है, तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं लगते, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो देख लिया। क्या करते हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट पे से अपन कम कर लेते हैं, बस वो अपन ने सीख लिया, और ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल दी। अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे आ जाते हैं जो खरीदने वाले के लिए निकलेगी। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन बी, सबसे पहले लेंगे अपन एक्सटर्नल बाई प्राइस, पहले लिमिट। एक्सटर्नल बाई प्राइस देखो कितनी दे रखी है 57 दे रखी थी। डिवीजन बी उस कंपोनेंट को बाहर से कितने में खरीद सकता है 57 देखो दे रखी है। मैंने एग्जाम्पल 1 वाला डाटा लिया है पूरा का पूरा, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया उसमें, तो 57 ये ले लिया अपन ने। अब अल्ट्रेशन को ज़्यादा प्लस करना है या माइनस करना है, अब ये आपको सोच के करना पड़ेगा, प्लस या माइनस अल्ट्रेशन को करना है। अगर आपको रट्टा माना है रट्टा भी मान सकते हो कि कब प्लस होगा कब माइनस, लेकिन सोच के भी कर सकते हो। सोच के कैसे करना है, 57 बाहर से खरीद सकता है डिवीजन बी। अब अपन निकाल रहे हैं कि डिवीजन बी जो खरीदने वाला डिवीजन है वो डिवीजन ए से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। अब क्वेश्चन में दे रखा है अगर डिवीजन बी, क्या दे रखा है देखो लाइन पढ़ो ऊपर आप, डिवीजन बी अगर डिवीजन ए से परचेज करता है, डिवीजन बी अगर डिवीजन ए से परचेज करता है तो उसको उस कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जिसकी कॉस्ट डिवीजन बी की कितनी आएगी 6 रुपीज़ आएगी। क्योंकि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेज करता है तो एज इट इज वो कैलकुलेटर में लगा देगा, लेकिन डिवीजन ए से परचेज करता है, मान लो डिवीजन ए का कंपोनेंट अलग टाइप का है, तो डिवीजन बी को उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, 6 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो अपन ने क्या किया 57 एक्सटर्नल प्राइस ली, इसमें से अपन ने अल्ट्रेशन लेस किया 6 अल्ट्रेशन लेस किया, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको, और निकाली 51। अब डिवीजन बी डिवीजन ए को 51 से ज़्यादा नहीं देना चाहेगा, 51 से ज़्यादा नहीं देना चाहेगा। क्यों नहीं देना चाहेगा, डिवीजन बी अगर डिवीजन ए से 51 में परचेज करेगा, चलो कर लिया 51 में, प्लस 6 रुपीज़ और लगाने पड़ेंगे डिवीजन बी को, अपनी जेब से डिवीजन बी को अल्ट्रेशन के 6 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। तो डिवीजन बी की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ गई 51 प्लस 6 57 आ गई, और बाहर भी कितने में पड़ता है 57, तो उसको 1 रुपये का भी लॉस नहीं हो रहा। अब मान लो अगर वो ये अल्ट्रेशन कंसिडर नहीं करता और डिवीजन ए से मान लो 57 में खरीद लेता, 57 में खरीद लेता, बर्बाद हो जाता वो, 57 में खरीदता प्लस 6 का अल्ट्रेशन और करता, 63 का पड़ जाता, 63 का पड़ जाता। तो इस कारण अपन ने क्या कर दी, अल्ट्रेशन लेस कर दिया। 57 बाहर से परचेज कर सकता है, 6 रुपये की कॉस्ट उसकी अल्ट्रेशन की आएगी अगर वो डिवीजन ए से परचेज करता है डिवीजन बी, तो 6 रुपीज़ इसमें से कम कर लिए। डिवीजन ए को अपन कितना देना चाहेंगे 51 ही देना चाहेंगे। डिवीजन ए को बोलेंगे देख अगर हम 13 से परचेज करेंगे, अगर मैं 13 से परचेज करता हूँ तो मुझे अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, 6 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी, मुझे बाहर 57 का पड़ता है, तो तू 6 रुपये कम तो दे मेरे को, 6 से कम दे, तो कितने मांगे, कितने में लेना चाहेंगे अपन 51 में, क्योंकि 51 प्लस 6 और लगाने पड़ेंगे, 57 का पड़ जाएगा। इस तरह से अल्ट्रेशन लेस हो जाता है। तो अगर आप इंटरनल डिवीजन से परचेज कर रहे हो और उसमें आपको अल्ट्रेशन करना पड़ रहा है,
डिवीजन बी अगर इंटरनली परचेज कर रहा है, मतलब इंटरनली परचेज हो रहा है और उसमें आपको अल्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो वो अल्ट्रेशन हमेशा क्या होता है, लेस होता है, वो अल्ट्रेशन लेस होता है। लेकिन मान लो उल्टा होता, उल्टा क्या होता, उल्टा ये होता, क्वेश्चन में दे रखा होता कि अगर डिवीजन बी जो है बाहर से परचेज करता है, डिवीजन बी बाहर से परचेज करता है तो उसको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसकी 6 रुपये की कॉस्ट आएगी, ऐसा दे रखा है। डिवीजन ए से परचेज करता है तो एज इट इज लगा लेगा, लेकिन डिवीजन बी बाहर से परचेज करता है, डिवीजन ए से परचेज करने के बजाय बाहर से परचेज करता है तो उसको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा और 6 की कॉस्ट आएगी। अब क्या करते हैं, अब ऐसे केस में अपन अल्ट्रेशन को ऐड कर देते, क्योंकि बाहर की अपन टोटल कॉस्ट निकालते, 57 तो परचेज करने की आती और 6 रुपीज़ अल्ट्रेशन की आती, तो कितनी बाहर से कितने में बढ़ता, 63 में। बाहर की टोटल नेट कॉस्ट कितनी आई, 63 है, तो अपन डिवीजन ए को 63 दे सकते हैं, क्योंकि डिवीजन ए से परचेज करेंगे तो अल्ट्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, तो डिवीजन ए को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं अपन, 63, क्योंकि बाहर से परचेज करने में 6 रुपये और लगते हैं, तो बाहर से आपको 57 का पड़ता है प्रोडक्ट कंपोनेंट जो भी है, प्लस 6 रुपये अल्ट्रेशन और करने पड़ते हैं आपको, तो 63 की नेट कॉस्ट आती है। तो डिवीजन ए को भी आप 63 ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हो, 63। तो अगर अल्ट्रेशन की कॉस्ट बाहर से परचेज करने पे आ रही है तो अपन ऐड करते हैं, तो अपन एक्सटर्नल बाई प्राइस में उसको ऐड कर देते हैं, और अगर अल्ट्रेशन की कॉस्ट इंटरनल परचेज करने में लग रही है, इंटरनल परचेज करने में अगर आपकी लग रही है तो वो लेस होती है। अगर आपको ऐसे याद करना है तो याद भी कर सकते हो, बाकी सोच के करोगे तो सोच के भी कर सकते हो। तो इस तरह से अल्ट्रेशन का ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों केस के अल्ट्रेशन दे रखे होते हैं, बाहर वाले भी और डिवीजन ए से परचेज करने वाले भी। बाहर वाले अपन ऐड कर देंगे, डिवीजन ए से परचेज करने वाले मतलब इंटरनल डिवीजन वाले लेस कर देंगे। इस तरह से आपकी पहली लिमिट आ जाएगी। दूसरी लिमिट सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ये बिल्कुल सिंपल लिमिट है। जो डिवीजन बी है वो अपना कैलकुलेटर कितने में सेल करता है, 88 में, माइनस उसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, बस यहाँ ध्यान देना। एक तो उसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट आती है 30 की, जो क्वेश्चन में दे रखी है आपको, जो उसकी खुद की ओन कॉस्ट आती है एक्सेप्ट कंपोनेंट एक्स, लेकिन एक कॉस्ट और उसकी लग जाएगी। अगर मान लो डिवीजन बी, इस एग्जांपल में मैंने देखा कि डिवीजन बी अगर डिवीजन ए से परचेज करता है तो उसके 6 रुपीज़ का अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो 6 रुपये उसके लगेंगे, डिवीजन बी अगर डिवीजन ए से परचेज करेगा तो उसके 6 रुपीज़ उसको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे डिवीजन बी को, तो ये भी उसकी क्या है, अदर कॉस्ट है, कंपोनेंट के अलावा अदर कॉस्ट है, तो ये भी अपन उसमें ऐड करेंगे, ये भी अपन इसमें ऐड कर देंगे। ये भी क्या है उसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट, तो 30 का वो भी क्या बन जाएगा पार्ट। और ये आ गई दूसरी लिमिट, ये 6 मत छोड़ देना, ये 6 मत छोड़ देना, कुछ लोग ये छोड़ देते हैं इसमें, तो इसमें गलती हो सकती है दूसरी लिमिट निकालने में। एक तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर, ये तो आपने ले ली। अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक तो क्वेश्चन में दे रखी है वो। अगर मान लो आप डिवीजन ए से परचेज करोगे, आपको 6 रुपीज़ का अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, डिवीजन बी को खुद 6 का अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये भी क्या है, ये कंपोनेंट की कॉस्ट थोड़ी है, ये तो अल्ट्रेशन की कॉस्ट है। कौन सी है, अदर वेरिएबल कॉस्ट है ये भी, तो ये अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी उसका पार्ट बनेगा। तो डिवीजन बी डिवीजन ए को कंपोनेंट के कितने देना चाहेगा, 52 देना चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 52 से ज़्यादा दे दिया वो नुकसान में चला जाएगा। नुकसान में कैसे चला जाएगा, मान लो उसने 53 दे दिए, 53 दे दिए प्लस 53 दे दिए प्लस 6 का अल्ट्रेशन करना पड़ जाएगा, प्लस 30 की उसकी खुद की कॉस्ट आ जाएगी, अदर कॉस्ट जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है, 6 का अल्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। कितना लग गया उसका, 89 लग गया, और 88 का कैलकुलेटर बिकता है, वो नेगेटिव चला जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो कितना देना चाहेगा, 52। तो ये इस कारण ये अल्ट्रेशन जो कॉस्ट होती है, अगर आप इंटरनल परचेज कर रहे हो तो ये क्या मानी जाती है, अदर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि खुद कर रहे हो आप, तो ये भी अदर वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट में आ जाएगी। ये आ गई दूसरी लिमिट, तो इन दोनों का लोअर कर देंगे। तीसरी लिमिट मैंने बताई थी, फालतू होती, कुछ काम की नहीं होती, ये जनरल रूल होती है एक तरीके से कि बेचने वाला अपने रिश्तेदार को बाहर वाले से ज़्यादा में नहीं बेचेगा कभी भी। तो देखो बेचने वाला अपना प्रोडक्ट कितने में बेचता है, यहाँ पे कितने में बेचता है, डिवीजन ए 60 में बेचता है, तो 60 ले लेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट हो रहा है, एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल 2 में बोला था, अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को सेल करता है तो डिवीजन ए के 4 रुपये बच जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 4 रुपीज़ नहीं लगेंगे। तो जो तीसरी लिमिट है ना, ये भी थोड़ी चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है तीसरी लिमिट, जो अपने काम की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ चेंज कैसे हो जाती है। अपन जो सेलिंग प्राइस लेंगे कि बेचने वाला बाहर वालों को कितने में बेच सकता है, 60 में, तो रिश्तेदार से भी 60 चार्ज करेगा, 60 से ज़्यादा तो चार्ज करेगा नहीं, तो तीसरी लिमिट आ गई 60। लेकिन इसमें अपन करते हैं नेट ऑफ S&D एक्सपेंस। अगर बेचने वाला देखो बाहर वालों को बेचता है, बाहर वालों को बेचता है तो उसकी कॉस्ट आती थी 45, डिवीजन बी को बेचेगा तो 41 ही आएगी, क्योंकि 4 रुपीज़ उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब डिवीजन बी बोलेगा डिवीजन ए को, चल तू बाहर वालों को 60 में बेचता है, अब मैं तेरे से परचेज करूंगा, चल तू मुझे भी 60 में देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर वाले को जब तू सेल करता है तो तेरे 4 रुपये की कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है, और मेरे को सेल करेगा तो तेरे 4 रुपये बच जाएंगे सेलिंग के। तो कम से कम मुझे 4 रुपये का तो डिस्काउंट दे, कम से कम 4 रुपये का तो डिस्काउंट दे, तेरी कॉस्ट आई नहीं रही, कॉस्ट आई नहीं रही। तेरा तो कंट्रीब्यूशन अगर तू मेरे को 56 में भी देगा तो तेरा कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा। डिवीजन ए को समझाता डिवीजन बी, तेरा कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि तेरे 4 रुपये तो बच जाते हैं।
तो इस तरह से समझ के 4 रुपये अपन इसमें हटाते हैं, क्योंकि जब रिश्तेदार को आप बेचते हो आपके 4 रुपये बचते हैं, तो कम से कम रिश्तेदार को उतना डिस्काउंट तो आप दोगे कि 4 रुपये चल तेरे रिश्तेदार को बेचने में आपके बच जाते हैं, तो कम से कम 4 रुपये तो कम करोगे आप। चलो मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर वाले कस्टमर से जितना चार्ज करते हो उतना ही रिश्तेदार से चार्ज करोगे, लेकिन बाहर वाले कस्टमर से बेचने में 4 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। रिश्तेदार के चक्कर में वो आपके 4 रुपये बच जाएंगे। रिश्तेदार आपकी दुकान पे आके माल खरीद जाएगा मान लो, तो आपको उसको डिलीवरी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, जबकि बाहर वाले कस्टमर को डिलीवरी देनी पड़ती है, आपकी डिलीवरी वगैरह की कॉस्ट आती है, ऐसा मान लो आप, तो वो 4 रुपये आप उससे कम कर दोगे, आपको थोड़ी शर्म ही आ जाएगी रिश्तेदार को बेचने में। तो इसलिए 56, इस तरह से तीसरी लिमिट यहाँ 56 यूज़ होती है। इसको अपन नेट करते हैं। इसको भी अपन क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है, जो आपका इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगेगा वो खर्चा, वो इसमें से हटा देते हैं, तीसरी लिमिट निकालते हो। बाकी ये तीसरी लिमिट अपने कुछ काम की नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कब काम आती है मैंने बताया, क्वेश्चन में कब काम आएगी आपके, जब ऊपर की दोनों लिमिट क्वेश्चन में दे नहीं रखी तब तीसरी लिमिट काम में लेनी है आपको, वैसे यूज़ मत करना। हाँ समझ जरूर लेना, क्योंकि कभी मान लो इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्वेश्चन में स्टार्ट की 2 लिमिट देता ही नहीं है, गायब कर देता है, तो फिर आपको ये यूज़ करनी पड़ जाएगी। तो स्टार्ट की 2 का लोअर किया अपन ने, ये आ गई आपकी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 51। अब तीनों केस में अपन मिनिमम लिख देंगे, मैक्सिमम, तीनों की मिनिमम निकाल ली, मैक्सिमम निकाल ली, एग्जाम्पल 2 की, और रेंज बना दी। पहले केस में रेंज बन गई 41 से 51, सेकंड केस में 48.5 से 51, थर्ड केस में रेंज बनेगी नहीं, बेचने वाला कम से कम 56 मांग रहा है और जो खरीदने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 51 देने के लिए रेडी है, रेंज बनेगी नहीं। अब रेंज का कंसेप्ट समझते हैं, रेंज का कंसेप्ट क्या है। मेन चीज़ ये रेंज का कंसेप्ट है, ये रेंज वगैरह तो आप बना दोगे, प्रैक्टिकल काम तो कर लोगे। अब रेंज का कंसेप्ट क्या होता है, देखो अब अगर रेंज बन गई, आपने मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकाली और रेंज बन गई, जैसे केस 1 और केस 2 में इस एग्जाम्पल में रेंज बनी 41 से 51, 48.5 से 51, 2 केस में रेंज बन गई। बेचने में जैसे एक अपन पहला केस मानते हैं, बेचने वाला कम से कम 41 मांग रहा है और खरीदने वाला 51 देने के लिए रेडी है ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपने रेंज बना ली। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप इस रेंज में, जैसे एग्जाम्पल लिया अपने केस 1 वाला, 41 से 51 की रेंज है अपनी, अगर आप इस रेंज के अंदर ट्रांसफर करते हो 41 से लेकर के 51 तक, इस रेंज में किसी भी प्राइस पे अगर आप इंटरनल ट्रांसफर करते हो तो सबका भला है, सबका भला। अगर डिविजन्स क्या करते हैं, इस रेंज में प्राइस डिसाइड करते हैं तो सबका भला होगा, डिवीजन ए का भी, डिवीजन बी का भी और कंपनी का भी, किसी को नुकसान नहीं होगा, सबका भला है अगर इस रेंज में ट्रांसफर होता है। तो अगर रेंज बन जाती है और रेंज में ट्रांसफर होता है तो क्या है, बेनिफिशियल फॉर ऑल, और यही क्या है, गोल कॉन्ग्रुएंस, यही है गोल कॉन्ग्रुएंस, ये निकाल देते अपन गोल कॉन्ग्रुएंस। अगर इस रेंज में ट्रांसफर होता है तो सबका भला, बेनिफिशियल फॉर ऑल, और ये क्या है, गोल कॉन्ग्रुएंस, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सबके लिए बढ़िया बात। अब दूसरा, मान लो रेंज बन गई, ट्रांसफर तो हो रहा है, ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन इस रेंज के बाहर हो रहा है। रेंज बनी 41 से 51, क्या हुआ, रेंज 41 से 51 की रेंज बन गई, 41 से 51। अब कंपनी ने जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करी या डिवीजन ने जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करी वो मान लो कर दी 38 की कर दी, क्या होगा बताओ, बेचने वाले बेचारे को नुकसान हो जाएगा। वो कम से कम 41 में बेचता तो 1 रुपये का भी लॉस नहीं होता। अब ट्रांसफर प्राइस क्या फिक्स कर दिया आपने, 38, बेचने वाले को बेचारे को क्या हो जाएगा, बेचने वाला जो डिवीजन है नुकसान हो जाएगा, 38 कर दी तो। या मान लो आपने कर दी 57 ट्रांसफर प्राइस कर दी, क्या हो जाएगा, रेंज बनी थी 41 से 51, पहला केस ले रहा हूँ मैं 41 से 51 वाला, तो क्या होगा, खरीदने वाले को नुकसान हो जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे करने के लिए रेडी था, 51 पे करता ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई लॉस नहीं होता उसको, 1 रुपये का भी। अब 57 पे करना पड़ रहा है तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो मतलब अगर आप रेंज के बाहर ट्रांसफर करते हो तो क्या है, रेंज के बाहर ट्रांसफर करते हो तो कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का तो भला ही है, लेकिन एक डिवीजन को नुकसान होगा, एक के तो मजा हो जाएगा और एक डिवीजन बेचारा नुकसान में चला जाएगा, एक डिवीजन नुकसान में चला जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रेंज बन जाती है और क्वेश्चन में दे देता है, जैसे मान लो रेंज बन गई 41 से 51 और क्वेश्चन में दे देता है ट्रांसफर हो रहा है 38 पे, या बोल देता है क्वेश्चन में 41 से 51 की रेंज बन गई, ट्रांसफर हो रहा है 20 में, तो बताओ कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। हाँ कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के लिए तो क्या है, रेंज बनने पे ट्रांसफर होना चाहिए, बस रेंज बनने पे ट्रांसफर होना चाहिए, वही कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो रेंज बनने पे अगर रेंज में ट्रांसफर होता है सबका भला, रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है, रेंज बन गई और रेंज के बाहर, मतलब रेंज बनी 41 से 51, तो 41 से कम पे या 51 से ज़्यादा पे ट्रांसफर होता है तो किसी न किसी एक डिवीजन को, या तो बेचने वाले को या खरीदने वाले को नुकसान हो जाएगा। हाँ कंपनी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रांसफर प्राइस आप कुछ भी फिक्स करो, कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस जो होती है वो इंटरनल अकाउंट्स में क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, कंपनी के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब तीसरा केस, रेंज बन गई और आपने ट्रांसफर ही नहीं किया, डिवीजन अड़ गए कि हम तो नहीं खरीदेंगे, मान लो डिवीजन बी बोलता है मैं तो नहीं खरीदूंगा, या डिवीजन ए बोलता है मैं तो सेल करूंगा ही नहीं, मैं तो इंटरनल सेल करूंगा ही नहीं, और डिवीजन बी बोलता है मैं तो डिवीजन ए से खरीदूंगा ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, रेंज भी बन गई, ऐसे केस में कंपनी नुकसान में चली जाएगी। तो रेंज बनने पर ट्रांसफर होना जरूरी है, कंपनी का फायदा करना है आपको, रेंज बनने पर ट्रांसफर होना जरूरी है। रेंज के अंदर ट्रांसफर करते हो
सबका भला है, यही है गोल कॉन्ग्रुएंस, ये होता है गोल कॉन्ग्रुएंस। रेंज के बाहर ट्रांसफर करते हो, कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन किसी एक डिवीजन को नुकसान हो जाएगा। ट्रांसफर ही नहीं होता तो दिक्कत है, तो कंपनी के नुकसान हो जाएगा, तो केस 1 और केस 2 में रेंज बन गई थी और मान लो डिवीजन ट्रांसफर के लिए एग्री नहीं होते, डिवीजन लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, ट्रांसफर के लिए एग्री नहीं होते, कंपनी नुकसान में चली जाएगी अगर रेंज बनने पे भी ट्रांसफर नहीं होता तो। ये था कंसेप्ट रेंज का, रेंज बन गई। तो अब अपन आते हैं केस 3। देखो केस 3 में अपनी रेंज बनी नहीं थी, बेचने वाला कम से कम 56 मांग रहा है, खरीदने वाला 51 देने के लिए रेडी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर रेंज नहीं बनती ना तो ट्रांसफर ही मत करो, ट्रांसफर नहीं करोगे उसी में क्या है सबका भला। रेंज नहीं बनती तो ट्रांसफर ही मत करो, मतलब इंटरनल ट्रांसफर मत करो, बाहर तो सेल करो, इंटरनल ट्रांसफर मत करो। ये हाँ किसकी बात हो रही है, इंटरनल ट्रांसफर की, अपन ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, बाहर की सेल का बात नहीं हो रही है, बाहर की सेल की जिक्र नहीं हो रहा। तो अगर रेंज नहीं बनती तो इंटरनल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उसी में क्या है सबकी भलाई है, उसी में सबकी भलाई है। मान लो आपने गलती से ट्रांसफर कर दिया, इसमें रेंज नहीं बनी थी और 53 में आपने ट्रांसफर के लिए एग्री कर लिया, दोनों डिवीजन नुकसान में चले जाएंगे। वो कम से कम 56 में बेचता बेचने वाला तो उसको लॉस नहीं होता, वो कितने में बेच रहा है 53, लॉस में चला जाएगा। ऐसे ही खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 51 में खरीदता तो लॉस नहीं होता, वो कितने में खरीद रहा है 53, वो भी लॉस में चला जाएगा, दोनों डिवीजन लॉस में जा रहे हैं, मतलब कंपनी को भी क्या होगा नुकसान होगा। इसमें अगर रेंज नहीं बनने पे अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, किसी भी प्राइस पे ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो रेंज नहीं बनती तो ट्रांसफर ही मत करो, उसी में क्या है सबका भला। रेंज नहीं बनती तो ट्रांसफर ही मत करो, उसी में क्या है सबका भला है। और ट्रांसफर कर दिया रेंज नहीं बनने पे भी, रेंज नहीं बनने पे भी अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो कंपनी को नुकसान, डिवीजन को भी होगा नुकसान, लेकिन कंपनी को भी क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको हिंदी में लिख के भी समझा दी थी, स्पेशल चीज़ है कि अगर रेंज बन जाती है तो इंटरनल ट्रांसफर होना जरूरी है, इंटरनल ट्रांसफर होना जरूरी है। रेंज के अंदर ट्रांसफर होता है तो सबका भला, मतलब गोल कॉन्ग्रुएंस। रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है तो किसी न किसी एक डिवीजन को नुकसान, लेकिन कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है। तीसरा केस, रेंज बनने के बाद भी इंटरनल ट्रांसफर नहीं होता तो कंपनी को नुकसान, ये बात अपन ने देख ली। ये थी रेंज बनने की कहानी। रेंज नहीं बनती तो ट्रांसफर मत करो सबका भला, ट्रांसफर ही मत करो, गोल कॉन्ग्रुएंस यही है कि ट्रांसफर ही मत करो, आप तो इंटरनल ट्रांसफर ही भूल जाओ। और अगर रेंज नहीं बनती फिर भी इंटरनल ट्रांसफर कर देते हो तो कंपनी को नुकसान तय, फिर तो कंपनी को नुकसान होना पक्का है, कंपनी को नुकसान होना कन्फर्म है। अब एक चीज़ और थी, एक पॉइंट काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग कंपनी कुछ भी रखे उससे कंपनी के प्रॉफिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर प्राइस कम रखे ज़्यादा रखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये रेंज बन गई 41 से 51, ये रेंज बनी अपनी, कंपनी मान लो ट्रांसफर प्राइस 10 रखती है, या मान लो कंपनी ट्रांसफर प्राइस 80 रखती है, या मान लो 41 रखती है, या 44 रखती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिट पे, क्योंकि एक के लिए सेल, एक डिवीजन के लिए दूसरे के लिए कॉस्ट वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। तो ट्रांसफर प्राइस के कम ज़्यादा रखने से कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की दिक्कत कब होती है, रेंज बन गई और ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंपनी को नुकसान होगा। दूसरा, रेंज नहीं बनी और ट्रांसफर हो गया तो कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी को तब दिक्कत होती है। तो ट्रांसफर प्राइस के कम ज़्यादा रखने से कंपनी के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कारण मैंने बताया था अगर रेंज बनने पे अगर आप रेंज के बाहर भी ट्रांसफर करते हो, तो कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल ही है, कंपनी के लिए तो क्या है वो बेनिफिशियल ही है। बस रेंज बनने पे ट्रांसफर होना जरूरी है, कंपनी के अकॉर्डिंग रेंज बनने पे ट्रांसफर होना जरूरी है, और रेंज नहीं बनती तो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, बस इतना सा कंसेप्ट है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। अब कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेता है, वो आपको एक ट्रांजेक्शन वगैरह दे दिया और ये सिचुएशन दे दी मान लो, अब वो पूछ लेता है मतलब रेंज बन गई या रेंज नहीं बनी, कोई भी केस हुआ, वो पूछता है कि कंपनी को इससे कितना बेनिफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ, एज ए होल कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ, नुकसान हुआ। अगर ट्रांसफर होता है या ट्रांसफर नहीं होता तो कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, ये आपको निकालना होता है। जैसे मान लो रेंज बन गई और डिवीजन में ट्रांसफर हो गया तो इससे कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ ये पूछेगा। रेंज बन गई और ट्रांसफर नहीं हुआ, डिवीजन ने ट्रांसफर नहीं किया, इंटरनल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कंपनी को क्या हो जाता है नुकसान। तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ कैलकुलेट करना है आपको, कैसे निकालोगे। ऐसे ही मान लो रेंज नहीं बनी और ट्रांसफर हो गया, रेंज नहीं बनी और ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान कैसे निकालोगे या वो फायदा कैसे निकालोगे, वो सब चीज़ें अपन देख रहे हैं। रेंज बन गई ट्रांसफर हो गया तो फायदा कैसे निकालोगे, रेंज बन गई ट्रांसफर नहीं हुआ तो नुकसान कैसे निकालोगे, या रेंज नहीं बनी और ज़बरदस्ती आपने ट्रांसफर कर दिया तो भी नुकसान कैसे निकालोगे, उसका तरीका दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका दे रखा है। यही आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। अगर आप
करना चाहो तो सोच सोच के भी निकाल सकते हो, लेकिन सोच के निकालने में गलती हो जाती है। तो इंस्टीट्यूट भी ये फॉर्मूला यूज़ करती है, तो अपन भी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंस्टीट्यूट जो फॉर्मूला यूज़ करता है क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस माइनस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय ट्रांसफर या नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर। अगर रेंज बन गई, मान लो ट्रांसफर हो गया, आपको निकालना है बेनिफिट, तो क्या लो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम और कितनी यूनिट का ट्रांसफर हुआ इनटू कर दो नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर। मान लो दूसरा केस है, रेंज बन गई और ट्रांसफर नहीं हुआ, रेंज बन गई ट्रांसफर नहीं हुआ, आपको कंपनी का लॉस होगा कंपनी को। और लॉस निकालना कैसे निकालोगे, मैक्सिमम लो माइनस मिनिमम, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस माइनस मिनिमम इनटू नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर को कितनी यूनिट चाहिए थी उसे इनटू कर दो, ये आ जाएगा बेनिफिट या लॉस टू द कंपनी एज ए होल। कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट या लॉस आ जाएगा उस सिचुएशन से, ये आ जाएगा उस सिचुएशन से कंपनी को कितना बेनिफिट या लॉस होगा। ऐसा नहीं आएगा कि पूरी कंपनी का ही आ जाएगा कि पूरी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये बेनिफिट या लॉस उस सिचुएशन से कितना हो रहा है वो निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये अपनी रेंज बनी थी 41 से 51 वाली, 41 से 51 वाली। मान लो इस केस में ट्रांसफर हो रहा है, मान लो 44 पे ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको पूछा वो कि बताओ कंपनी को ट्रांसफर होने से कितना बेनिफिट होगा, कैसे निकालोगे, 51 माइनस 44, मैक्स 44 नहीं लेना, 51 माइनस 41, 51 माइनस 41, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ट्रांसफर प्राइस नहीं देखनी कि कितने पे ट्रांसफर हो, वो नहीं देखनी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 51 माइनस 41 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर, कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई, कितनी हुई थी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था अपना 2000 यूनिट थी शायद, तो 2000 से इंटू कर दिया, इंटरनल कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई। तो इस तरह से आपके निकाल सकते हो बेनिफिट, क्या आ जाएगा बेनिफिट। ऐसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे 41 से 51 की रेंज बनी और जो इंटरनल ट्रांसफर हुआ वो हो रहा है मान लो 20 में ट्रांसफर हो रहा है, तो डिवीजन बेचारा नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि वो कम से कम 41 में बेचता तो उसके बाद बनती, लेकिन कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को तो फायदा है। अब पूछेगा कि 41 से 51 रेंज बन गई आपकी, ट्रांसफर 20 में हो रहा है, बताओ कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, हाँ कंपनी के लिए कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। निकालोगे कैसे बेनिफिट, 51 माइनस 41, 20 मत कर देना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर, जितनी यूनिट ट्रांसफर हुई उसे इंटू कर दो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर, इस तरह से निकालना। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन में बोल देता 41 से 51 की रेंज बनी और कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, नो ट्रांसफर, रेंज भी बन गई फिर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस। अब कंपनी का लॉस निकालोगे कैसे, कंपनी को जो लॉस हुआ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सेम टू सेम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इनटू कितनी यूनिट ट्रांसफरिंग ने मांगी थी, जितनी यूनिट ट्रांसफरिंग ने मांगी थी 2000, 1000, 10,000 जितनी भी मांगी थी, जैसे इस एग्जाम्पल में 2000 मांगी थी डिवीजन बी ने, तो इंटू 2000, इस तरह से लॉस निकालते, इस तरह से निकालना है अपन को। तो किसी भी सिचुएशन में अपन ये निकाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ये अपन लॉस या बेनिफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको दे रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय ट्रांसफर या नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर, आपका आ जाएगा बेनिफिट या लॉस टू दी कंपनी एज ए होल। अगर ट्रांसफर होता है या नहीं होता, उसका बेनिफिट या लॉस निकालना है आपको, तो इस तरह से निकाल सकते हो। ये था सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। क्या देखा था अपन ने, सबसे पहले अपन ने देखा था कि बेचने वाला कितने में बेचे कम से कम, ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो, वो थी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। दूसरा मैक्सिमम, खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो, ये होती है मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीखा। फिर अपन रेंज बनाते हैं, रेंज बनती है नहीं बनती है देखते हैं। रेंज बन जाती है तो ट्रांसफर होना जरूरी है, रेंज नहीं बनती तो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसी में सबका भला है। रेंज बन जाती है, रेंज में ट्रांसफर होता है, सबका भला हो जाएगा, गोल कांग्रेस हो जाएगा। रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। हाँ कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है, हाँ एक डिवीजन को नुकसान हो जाएगा, लेकिन कंपनी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब रेंज के बाहर भी ट्रांसफर होता है तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है ही। हाँ रेंज बनने पर भी ट्रांसफर नहीं होता तो कंपनी को नुकसान। दूसरा केस, रेंज नहीं बनती तो अगर ट्रांसफर नहीं करोगे उसी में सबकी भलाई है। रेंज नहीं बनने पे भी अगर आपने ज़बरदस्ती ट्रांसफर कर दिया तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। अब कंपनी को बेनिफिट या लॉस कैसे निकालोगे उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। अब ये क्या केस है, देखो ये ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स, जो अपन ने ऊपर केस देखा ना मैक्सिमम या मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने का, उसी से लिंक है। उसमें अपन ने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालना सीखा था, तो यहाँ भी अपन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं, लेकिन एक स्पेशल चीज़ हो जाती है यहाँ पे, जो ट्रांसफरर है। अगर मान लो जो ट्रांसफरर है, बेचने वाला डिवीजन है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। मान लो डिवीजन नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट A B C D, या मान लो कंपोनेंट X Y Z, अलग अलग कंपोनेंट बनाता है वो डिवीजन है, कंपोनेंट X Y Z बनाता है मान लो। तो ऐसे केस में ट्रांसफरर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है एक तो, दूसरा ट्रांसफरर के बिजनेस में किसी न किसी रिसोर्स की कमी है, कोई ना कोई की फैक्टर, किसी न किसी रिसोर्स की कमी है। अब की फैक्टर क्या होता है ये अपन ने डिसीजन मेकिंग में डिटेल में सीखा था अपन ने। तो अगर ट्रांसफरर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, मान लो एक ट्रांसफरर डिवीजन है, वो कंपोनेंट X Y Z 3 कंपोनेंट बनाता है, और उसके बिजनेस में रिसोर्स की कमी, रिसोर्स मतलब की फैक्टर, कोई ना कोई रिसोर्स, या तो लेबर की कमी है या मशीन वगैरह की कमी है, मटेरियल वगैरह की कमी है। तो ऐसे केस में आप मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे,
मान लो डिवीजन ए कंपोनेंट एक्स वाई और जेड बनाता है, डिवीजन ए बनाता है, और उसके बिजनेस में रिसोर्स की क्या है, शॉर्टेज है। अब ऐसे केस में मान लो डिवीजन बी जो है, डिवीजन बी, कंपनी के दो डिवीजन है ए और बी आ गया ए के पास और कंपोनेंट एक्स परचेज करने, कंपोनेंट एक्स परचेज करने या कंपोनेंट वाई परचेज करने या कंपोनेंट जेड, कोई भी कंपोनेंट परचेज करने आ गया। तो ऐसे केस में अब डिवीजन ए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेगा, वो ही अपन सीखने जा रहे हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स, या अगर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकाली जाती है। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग, बेचने वाली ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग खाली वर्ड दे दे उसका मतलब क्या होता है हमेशा सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाले के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए नहीं, बेचने वाले के लिए। तो ऐसे केस में आप ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे, तो ऐसे केस में अपन कैसे निकालेंगे बता रखा है। सबसे पहले आप क्या निकालो, जो बेचने वाला डिवीजन है उसके जो भी प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड जो भी हैं उनका कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल रहा हो। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर कैसे निकलता है, डिसीजन मेकिंग में अपन ने सीखा था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई की फैक्टर पर यूनिट, मशीन आवर्स लेबर आवर्स जो भी हैं उसे डिवाइड कर दिया, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप रैंक लोकेट कर दो हाई टू लो में, जिसका सबसे ज़्यादा आया उसको रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2 और सबसे कम वाले को रैंक 3। अब आपको बनाना है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है वो अपन ने डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको डिटेल में बताया था, डिसीजन मेकिंग में कि अपन को मल्टीपल प्रोडक्ट कितनी वो आउटसाइड सेल करेगा उसका आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का आपको एक मिक्स बनाना है। तो आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है यहाँ आउटसाइड सेल का। डिवीजन ए जो है वो बाहर की सेल अपने जो कंपोनेंट बनाता है वो एक्स वाई जेड, उनकी बाहर की सेल वो कितनी करेगा उसका आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है। और दो तरह के प्रोडक्ट मिक्स यहाँ बनाने हैं, दो तरह के प्रोडक्ट मिक्स बनाने हैं। एक तो क्या बनाना है, एक तो आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है टोटल अवेलेबल हर्ट्ज विदाउट इंटरनल ट्रांसफर। ये मान के कि डिवीजन बी आपसे कुछ लेने आया नहीं, डिवीजन ए क्या बनाएगा, प्रोडक्ट मिक्स बनाएगा। क्या मान के कि डिवीजन बी उसके पास आया ही नहीं, तो जो भी उसके पास हॉर्स है उनका क्या बना लेगा, एक प्रोडक्ट मिक्स बनाएगा कि बाहर वो कितनी यूनिट सेल करेगा। तो मान लो वो 3 प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो उसने प्रोडक्ट मिक्स बनाया ये मान के कि डिवीजन बी उसके पास नहीं आया, ये मान के उसने जो भी उसके पास घंटे अवेलेबल थे उसका उसने प्रोडक्ट मिक्स बनाया 500 यूनिट्स, मान लो इसकी 500 यूनिट्स और इसकी 400 यूनिट्स, इतनी यूनिट वो बाहर सेल कर सकता था अगर डिवीजन बी नहीं आता। तो ये अपने बना दिया। एक और प्रोडक्ट मिक्स बनाएगा, फिर वो डिवीजन ने एक प्रोडक्ट मिक्स बनाएगा, किसका, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ हर्ट्ज रिमेनिंग आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन बी चाहता था, मतलब डिवीजन बी मान लो डिवीजन ए से प्रोडक्ट वाई चाहता था, प्रोडक्ट वाई की या कंपोनेंट वाई की यूनिट चाहता था, तो कंपोनेंट वाई की जो यूनिट चाहता था उसमें जितने घंटे लग गए उसको हटा के जितने हर्ट्ज बचे उसका एक प्रोडक्ट मिक्स बना देंगे। मतलब डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, डिवीजन ए के पास जो रिसोर्स बचे उसका एक प्रोडक्ट मिक्स बना देंगे कि अगर डिवीजन बी आ जाता है, डिवीजन बी मांगने आ जाता है तो उसके बाद डिवीजन ए अपने प्रोडक्ट्स की बाहर कितनी सेल कर पाएगा। पहला तो क्या बनाया, डिवीजन बी अगर नहीं आता तो डिवीजन ए अपने जो प्रोडक्ट है उनकी बाहर कितनी सेल कर पाएगा वो निकाल दिया अपने 500 400। दूसरा क्या बनाएंगे अपन, अगर डिवीजन बी उसे मांगने आ जाता है तो डिवीजन ए जो है अपने प्रोडक्ट की बाहर कितनी सेल कर पाएगा। तो अपने निकाला कि डिवीजन ए जो है वो एक्स की सेल कर पाएगा मान लो 300, वाई की उसकी भी 500 ही रहेगी और जेड की मान लो 400 रहेगी, ये मान लो आप ये रहेगी। ये निकाल ली उसने कि अगर डिवीजन बी नहीं आता तो डिवीजन ए अपने प्रोडक्ट्स की बाहर कितनी बाहर मतलब आउटसाइड कस्टमर को कितनी सेल कर पाएगा। अगर नहीं आता तो एक्स 500 यूनिट, वाई 500 और जेड 400 यूनिट। अगर आप डिवीजन बी मांगने आ जाता है डिवीजन ए से तो वो कितने कर पाएगा सेल, वो बता दिया आपको। एक्स 300 एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वाई 500 और जेड 400। ये इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर की अगर डिवीजन बी मांगने आ गया तो डिवीजन ए की बाहर की सेल कितनी कम हो गई, देखो कितनी हो गई कम। पहले डिवीजन ए एक्स की 500 यूनिट बेच पाता बाहर, अब कितनी बेच पा रहा है 300, तो 200 यूनिट प्रोडक्ट एक्स की उसकी सेल कम हो गई बाहर की सेल। वाई की पहले 500 अब भी 500 तो वाई की कुछ भी कम नहीं हुई, जेड की पहले 400 अब भी 400 इसकी कुछ कम नहीं हुई, तो 200 यूनिट उसको प्रोडक्ट एक्स की सेल कम करनी पड़ जाएगी। और यही क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। अब आप आराम से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हो। एक तो वेरिएबल कॉस्ट ले लो, डिवीजन बी जो प्रोडक्ट मांगने आया, मान लो डिवीजन बी यहाँ प्रोडक्ट वाई मांगने आया तो प्रोडक्ट वाई की वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। हाँ क्वेश्चन में मान लो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, ऐसे देता नहीं है, अगर मान लो गलती से दे भी रखी है तो और ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगी आपकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, ये आ जाएगी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो ये था स्पेशल केस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने का। अगर जो बेचने वाला डिवीजन है मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है और उसके बिजनेस में रिसोर्स की कमी है तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेगा,
तो उसको कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालना पड़ेगा, रैंक अलोकेट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा बाहर की सेल का, कि अगर डिवीजन ए नहीं आता तो बाहर कितनी कितनी सेल कर पाता, और दूसरा केस अगर डिवीजन ए आ जाता है तो बाहर कितनी कितनी सेल कर पाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और फिर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आराम से निकल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है तो अपन वो ले लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं सारे कंसेप्ट को। तो देखो डिवीजन ए यहाँ 3 प्रोडक्ट बनाता है डिवीजन ए, प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाहर जो सेल करता है बता रखी है 48, 46 और 40। वेरिएबल कॉस्ट आपको बता रखी है 33, 24, 28 तीनों प्रोडक्ट की। लेबर हर्स पर यूनिट आपको बता रखी है 3, 4 और 2। आउटसाइड डिमांड 800 यूनिट प्रोडक्ट एक्स की है, वाई की 500 यूनिट है और जेड की 300 यूनिट है। बाहर इतनी यूनिट ये सेल कर सकता है। लेबर हर्स अवेलेबल 5600 हर्स आपको दे रखे हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्ड बाई डिवीजन बी। अब प्रोडक्ट वाई चाहिए डिवीजन बी को, डिवीजन बी कंपनी का डिवीजन है, उसको प्रोडक्ट वाई चाहिए। कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट वाई चाहिए। और कितना चाहिए प्रोडक्ट वाई, 300 यूनिट चाहिए डिवीजन 20 को, 300 यूनिट प्रोडक्ट वाई चाहिए। अपन ये मान लेंगे एक तरीके से प्रोडक्ट वाई की क्या है, एक तरीके से ये स्पेशल ऑर्डर या जो ऑर्डर इसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है, डिवीजन ने ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है, ऐसा मान लेंगे इसको। अब अपन करते हैं इसको, देखो ट्रांसफर प्राइस कैसे निकाली जाएगी इसमें। अब इस केस में एक बात और ध्यान रखना, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि आइडल मतलब की फैक्टर है या नहीं है, लेबर आवर्स की फैक्टर है या नहीं है, ये निकालने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है जरूरत, अगर मान लो लेबर आवर्स ज़्यादा अवेलेबल होते तो बताओ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आती, क्या आती बताओ। प्रोडक्ट वाइज चाहिए डिवीजन बी को, तो प्रोडक्ट वाई की जो वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्ट वाई की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 24, ये ट्रांसफर प्राइस आ जाती। अगर मान लो लेबर आवर्स की शॉर्टेज नहीं होती तो डिवीजन ए प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड की बाहर की डिमांड आराम से पूरी कर देता, और डिवीजन बी की डिमांड जो है प्रोडक्ट वाई की वो भी पूरी कर देता। तो कुछ शॉर्टेज होती नहीं, कोई लॉस होता नहीं, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसा कभी इंस्टीट्यूट देगा नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे दे आपको 10 मार्क्स 20 मार्क्स का, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें हमेशा क्या होगी, शॉर्टेज। चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब सॉल्यूशन करना, आपको कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालना है। सेलिंग प्राइस लिख दिया अपन ने, वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, डिवाइड बाई कर दिया अपन ने लेबर हाउस पर यूनिट, मतलब की फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड कर दिया। कंट्रीब्यूशन पर लेबर हाउस या कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आ गया। रैंक अलोकेट कर दी हाई टू लो में, रैंक बनाई जेड को। सबसे पहले डिवीजन ए जो है वो जेड बना के बेचेगा, सेकंड पे वाई बना के बेचेगा और थर्ड पे एक्स बना के बेचेगा। 1, 2, 3 रैंक अपन ने अलोकेट कर दी हाई टू लो में। अब सबसे पहले अपन प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे, ये मान के कि डिवीजन भी कुछ मांगने नहीं आया, तो हॉर्स अवेलेबल देखो कितने टोटल 5600 हॉर्स अवेलेबल है। सबसे पहले अपन बनाएंगे जेड, क्योंकि जेड की रैंक 1 है तो सबसे पहले जेड बनाया जाए। सेम टू सेम की फैक्टर की तरह करना है। एक तरीके से कंसेप्ट क्या है, की फैक्टर और ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों का मिक्स कंसेप्ट अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले जेड बना देगा डिवीजन है, फिर वाई बनाएगा, वाई बना के सेल करेगा, फिर एक्स बनाएगा। अब देखो एक्स भी उसने बना दिया, वाई और जेड तीनों बना दिया उसने। बाहर की कितनी डिमांड थी उसकी 800 यूनिट एक्स की, वाई की 500 और जेड की 300। इसने अपनी तीनों डिमांड पूरी कर ली, जेड की भी, वाई की भी और एक्स की भी। अभी भी इसके पास हॉर्स अवेलेबल है 600 हॉर्स, लेकिन देखो 600 हॉर्स है ना, इसमें ये डिवीजन बी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट वाई वाली 300 यूनिट की पूरी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, देखो 300 यूनिट चाहिए डिवीजन बी को। प्रोडक्ट वाई को बनाने में एक यूनिट के लिए कितना चाहिए टाइम, 4 आवर्स चाहिए, तो 300 × 4 1200 आवर्स चाहिए। और इसके पास अवेलेबल देखो कितने हैं, अभी 600 ही है, तो पूरी नहीं कर पाएगा। एक तरीके से लेबर की शॉर्टेज। इस तरह से मैंने आपको चेक भी करवा दिया। तो अगर डिवीजन ए से डिवीजन बी मांगने नहीं आता तो डिवीजन ए देखो बाहर की सेल कितनी कर देता, एक्स की 800, वाई की 500 और जेड की 300, अपनी पूरी डिमांड वो पूरी कर लेता। अब दूसरा केस, अब आ गया डिवीजन बी मुंह उठा के उससे मांगने, कितनी यूनिट मांगने आ गया 300 यूनिट मांगने आ गया, किसकी, प्रोडक्ट वाई की। अब प्रोडक्ट वाई की 300 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा डिवीजन ए को, 300 × 4 1200 आवर्स। अपन ये मानेंगे जो 300 यूनिट मांगने आया डिवीजन बी वो ऑर्डर अपन ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा केस होता है तो सबसे पहले उस ऑर्डर को अपन पूरा करते हैं। तो सबसे पहले अपन उसको पूरा कर दिया। उसके बाद जो हॉर्स बचे डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जो हॉर्स बचे इसमें अपन क्या करेंगे, एज पर रैंक बना देंगे, आउटसाइड सेल कर देंगे। तो रैंक जेड, प्रोडक्ट जेड की रैंक 1 क्या थी, रैंक 1 थी, सबसे पहले जेड बना दिया। फिर वाई की रैंक 2 थी, वाई बना दिया। रिमेनिंग हॉर्स बचे 1800, तो इसमें एक्स बना दिया, एक्स की बनी 600 यूनिट बन पाई। जेड वाई एक्स बना दिया अपन ने, कितनी बन पाई डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद। डिवीजन बी मांगने आ गया, उसके बाद अपन ने एक्स वाई जेड तीनों की बाहर की डिमांड कितनी सेटिस्फाई करी, ये अपन ने निकाल लिया। एक्स 600, वाई 500 और जेड 300। ये आ गया प्रोडक्ट मिक्स ऑफ आउटसाइड सेल आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर। अगर डिवीजन बी मांगने आ जाता है तो बाहर कितनी सेल होगी एक्स वाई जेड की, ये अपन ने निकाल ली। अब अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। अगर डिवीजन बी मांगने नहीं आता तो एक्स वाई और जेड की कितनी सेल होती बाहर
800, 500, 300। अब डिवीजन भी मांगने आ गया तो बाहर कितनी सेल करोगे XYZ की? 600, 500, 300, ये अपन ने ऊपर ऑलरेडी निकाल दी। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो पहले आप X की 800 यूनिट सेल कर पाते, डिवीजन भी मांगने आया, इस चक्कर में आप 600 सेल कर पाओगे। 200 यूनिट का क्या हो गया? प्रोडक्ट X की आउटसाइड सेल कम हो गई, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा प्रोडक्ट X का 200 यूनिट का, यही क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Y की पहले भी 500 सेल थी, अभी भी 500, कोई दिक्कत नहीं है। Z पहले भी 300 थी, अभी भी 300, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? निकाल लो आराम से। X की सेल आपकी 200 यूनिट की कम हुई है, 200 यूनिट की वो ले ली अपन ने, और X की एक यूनिट से आपको कितना कंप्यूटर का क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन होता है वो देख लो ऊपर, 15 पर यूनिट का। बाहर जो सेल करते हैं 15 का कंट्रीब्यूशन होता था, तो 200 × 15 ये आ गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ही तो होता है, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, 3000 का आपको कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल देंगे अपन, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो डिवीजन बी है क्या मांगने आया था? प्रोडक्ट वाई मांगने आया था, प्रोडक्ट वाई की 300 यूनिट मांगने आया था, तो 300 यूनिट ले ली मैंने। और प्रोडक्ट वाई को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है? 24 लगती है। देखो वेरिएबल कॉस्ट 24 ये ले ली अपन ने। वेरिएबल कॉस्ट जो मांगने हैं प्रोडक्ट उसी की तो लेंगे, ऐसा मत ले लेना कि X की ले ली Z की ले ली। जो प्रोडक्ट वो मांगने हैं उसके अपन ने वेरिएबल कॉस्ट ले ली, उस 300 यूनिट को 24 से इंटू कर दिया और प्लस उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड कर दी। ये आ गई टोटल मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। टोटल आ गई तो इसको अपन ने पर यूनिट में फिर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपन ने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला वो टोटल निकाल दिया। टोटल निकाल दिया, इस चक्कर में मिनिमम ट्रांसफर प्राइस भी कर तो अपन ने टोटल निकाल दी। टोटल निकाल के फिर आराम से पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। कितनी यूनिट मांगने आया था? 300 यूनिट। 300 यूनिट से डिवाइड करके उसको अपन ने पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। ये भी अपन ने देख लिया। इसमें अपन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं। अगर ट्रांसफर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है और उसके बिजनेस में रिसोर्स की कमी है तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का इसमें स्पेशल तरीका होता है। अपन को प्रोडक्ट मिक्स बनाना होता है, तो प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पर अपन को बनाने होते हैं। एक तो ये मान के कि डिवीजन भी कुछ मांगने नहीं आया, दूसरा डिवीजन भी मांगने आ गया, उसके बाद आप बाहर कितने सेल कर पाओगे, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर अपन ट्रांसफर प्राइस निकाल लेते हैं मिनिमम। कैसे निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला देख रहे हैं अपन इसमें प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट। प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट, ये क्या केस है? इसमें देखो क्या हुआ, अपनी मान लो रेंज बन गई, आपने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाली, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकाली, रेंज बन गई। अब रेंज बनने पे ट्रांसफर होना जरूरी है, रेंज बनने पे ट्रांसफर होना जरूरी है, अपने पढ़ा था। रेंज बनने पे ट्रांसफर नहीं होता तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। अब रेंज भी बन गई लेकिन दोनों डिवीजन ट्रांसफर के लिए एग्री नहीं हो रहे। मान लो बेचने वाला सेल करने के लिए मना कर रहा है, इंटरनल सेल करने के लिए मना कर रहा है बेचने वाला, या खरीदने वाला इंटरनली परचेज करने के लिए मना कर रहा है, इंटरनल डिवीजन से परचेज करने के लिए मना कर रहा है। दोनों में लड़ाई हो रखी है, कन्फ्लिक्ट हो रखा है। अगर अब ट्रांसफर नहीं होता तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में उनके झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए उसका तरीका बता रखा है, उसके टेक्निक्स बता रखे, उसके मॉडल्स बता रखे अपन को, वो अपन देखने जा रहे हैं। ये मॉडल्स डायरेक्टली थ्योरी में पूछ लेता है, कभी कभी इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा काम के नहीं होते, लेकिन इनकी थ्योरी जरूर पूछी जाती है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन लिख देता है कि इनमें झगड़ा चल गया, तो इनके कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करोगे? कन्फ्लिक्ट को दूर करने का तरीका यहाँ बता रखा है। तो बता रखा है अल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल या स्टेप टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डिविजनल हेड्स इफ दे आर अगेंस्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स। तो रेंज वगैरह बन गई, सब चीज़ें हो गई, लेकिन जो डिविजनल हेड्स है वो इंटर ट्रांसफर के लिए या इंटरनल डिविजनल ट्रांसफर के लिए, मतलब इंटरनल ट्रांसफर के लिए एग्री नहीं हो रहे, तो उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, या कौन से अल्टरनेट मॉडल्स यूज करोगे ताकि उनका कन्फ्लिक्ट दूर हो जाए, ये बता रखा है। या कभी कभी ऐसा लिख देता है ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी टू ओवरकम कन्फ्लिक्ट, या टू केप्ट मोटिवेटेड डिविजनल मैनेजर्स, या मोटिवेटेड रखने के लिए डिविजनल मैनेजर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसा क्या करोगे, या उनके झगड़े को समाप्त करने के लिए आप ऐसा क्या करोगे। तो उसके दो तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं झगड़े समाप्त करने के, बता रखे हैं। एक होता है ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम और एक होता है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम और एक होता है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। अब देखो ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है, अपन दो ट्रांसफर प्राइस निकाल लेते हैं, बेचने वाले के लिए अलग, खरीदने वाले के लिए अलग। बेचने वाले के लिए अलग ट्रांसफर प्राइसिंग फिक्स कर देते हैं, खरीदने वाले के लिए अलग फिक्स कर देते हैं। बेचने वाले के लिए ट्रांसफर प्राइस क्या होती है? फिक्स, फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। जैसे मान लो बेचने वाला बोतल बेचता है, जो डिवीजन है बोतल बेचता है, तो बोतल की अपन फुल कॉस्ट ले लेंगे 10 प्लस प्रॉफिट मार्जिन जो भी है बेचने वाले का 5, उसमें ऐड कर दिया 15। ये ट्रांसफर प्राइस फिक्स कर दिया। एक तरीके से जो मार्केट प्राइस है बोतल की वो बेचने वाले को क्रेडिट कर देते हैं, तो बेचने वाला खुश हो जाएगा, मार्केट प्राइस दे दी उसको तो वो खुश। अब खरीदने वाला जो डिवीजन है उससे अपन क्या चार्ज करेंगे, जो खरीद रहा है बोतल उससे अपन चार्ज करेंगे ओनली बोतल की मार्जिनल कॉस्ट। मान लो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है 8, बोतल की 8 आ रही है तो 8 उससे चार्ज कर देंगे, तो वो भी खुश, उसको मार्जिनल कॉस्ट पे बोतल पड़ रही है। मार्केट प्राइस तो बोतल की ज़्यादा है लेकिन उसको 8 की पड़ रही है,
तो वो भी खुश, तो बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश। दो ट्रांसफर प्राइस अपन निकाल दी। बेचने वाले के लिए क्या निकाली? फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, और खरीदने वाले के लिए मार्जिनल कॉस्ट। बेचने वाले के लिए फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन मतलब मार्केट प्राइस, और खरीदने वाले के लिए मार्जिनल कॉस्ट। दो ट्रांसफर प्राइस अपन यहाँ यूज करेंगे। इससे क्या होगा? कोऑपरेशन इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाएगा। मतलब रेंज बन गई थी, ये ट्रांसफर के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, रेंज बनने पे ट्रांसफर होना जरूरी था, तो इनको खुश करने के लिए ये तरीका लिया गया। तो इससे क्या होगा? गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाएगा, ट्रांसफर के लिए मान जाएंगे। ट्रांसफर के लिए मान जाएंगे तो रेंज बनने पे ट्रांसफर होना जरूरी है, तो गोल कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है इसमें? रिकॉर्ड्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और एरर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अपन दो ट्रांसफर प्राइस मेंटेन करेंगे। बेचने वाले की बुक्स में अलग रिकॉर्ड करेंगे, खरीदने वाले की बुक्स में अलग रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, एरर होने के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो प्रॉफिट आएगा ना, काफ़ी आर्टिफिशियल आएगा, काफ़ी हाई प्रॉफिट आएगा। कैसे? बेचने वाले के लिए आपने सेल कितनी रिकॉर्ड करी है? 15। इंटरनल जो ट्रांसफर हुआ, बेचने वाले के लिए सेल रिकॉर्ड करी 15, खरीदने वाले के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड करी आपने 8, तो 7 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट खुश मत हो जाना कि ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट है, ये खाली इंटरनल इवैल्यूएशन के काम आएगा। ये प्रॉफिट एक क्या है? आर्टिफिशियल प्रॉफिट है। तो ये था ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। एक होता है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। इसमें देखो ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे? जो भी मार्जिनल कॉस्ट है, सप्लाई डिवीजन की जो मार्जिनल कॉस्ट आती है वो ले लेंगे। जैसे मान लो बोतल बनाने की मार्जिनल कॉस्ट आती है 10 रुपीज़ पर यूनिट, प्लस इसमें एक लंप सम फिक्स चार्ज ऐड कर देंगे। लंप सम फिक्स चार्ज इस तरह से ऐड करेंगे ताकि सप्लाइंग डिवीजन को भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और जो खरीदने वाला डिवीजन है उसको प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता पड़ जाए। अब लंप सम फिक्स चार्ज वो 10,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मार्जिनल कॉस्ट में अपन लंप सम फिक्स चार्ज ऐड करके टोटल ट्रांसफर प्राइस निकाल देंगे। मार्जिनल कॉस्ट में एक लंप सम फिक्स चार्ज ऐड करेंगे और ट्रांसफर प्राइस निकाल देंगे। लंप सम फिक्स चार्ज अपन इस तरह से फिक्स करेंगे ताकि दोनों डिवीजन के फायदा हो, बेचने वाले को भी प्रॉफिट मिल जाए और खरीदने वाले को मार्केट से सस्ता पड़ जाए, तो दोनों खुश हो जाएंगे और इंटरनल ट्रांसफर के लिए एग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन इनका झगड़ा समाप्त कर सकते हैं। इनको इंटरनल ट्रांसफर करने के लिए मना सकते हैं। रेंज बनने पे इंटरनल ट्रांसफर होना जरूरी है। अब मना कैसे? मना कर दिया, मान लो दोनों ने कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो दो तरीके हैं, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। इन तरीकों से आप उनको मना सकते हो, उनको बिना नाराज किए आप मना सकते हो इन दो तरीकों से। बाकी मना तो आप कैसे भी सकते हो, थोड़ी शक्ति दिखाओगे अपने आप मानेंगे। बाकी बिना नाराज किए मनाना आपको कि ताकि वो नाराज भी ना हो, मान भी जाए, तो दो तरीके बता रखे थे। अब अपन आते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का देखो कंसेप्ट कब काम आता है? जब कंपनी के डिवीजन अलग अलग कंट्री में लोकेटेड होते हैं, तब ये कंसेप्ट काम आता है। जैसे मान लो एक कंपनी 2 डिवीजन है, डिवीजन ए मान लो सिंगापुर में है, डिवीजन बी इंडिया में, तब ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट काम आता है। कंपनी यहाँ देखो क्या करती है, खुद के बेनिफिट में डिसीजन लेती है। यहाँ पर डिवीजन का बेनिफिट नहीं देखते, यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस नहीं निकालते, रेंज नहीं निकालते। यहाँ खाली अपन कंपनी के बेनिफिट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, खाली कंपनी का बेनिफिट देखते हैं। यहाँ गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं करते, खाली कंपनी का बेनिफिट देखते हैं। कंपनी क्या करती है? ऐसा डिसीजन लेती है जिससे उसको फायदा हो, चाहे एक डिवीजन को नुकसान हो चाहे एक को फायदा हो, उससे मतलब नहीं कंपनी को खुद से मतलब रहता है। यहाँ पे कंपनी खुद का फायदा देखती है। तो कंपनी जो भी डिसीजन लेती है कि इंटरनल ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इंटरनल ट्रांसफर कितनी प्राइस पे होना चाहिए, कम पे होना चाहिए, ज़्यादा पे होना चाहिए, तो कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है जिससे कंपनी को बेनिफिट हो। अब इसमें आपको निकालना पड़ता है ओवरऑल बेनिफिट। ओवरऑल बेनिफिट देखो कैसे निकलेगा, मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लो एक डिवीजन सिंगापुर में देखो टैक्स रेट 5% है, मान लो एक एग्जाम्पल। इंडिया वाले डिवीजन में, तो जहाँ इंडिया है, इंडिया वाले डिवीजन, तो इंडिया में उसकी टैक्स रेट है 30, जहाँ इंडियन डिवीजन है इंडिया में 30% टैक्स रेट है। और सिंगापुर डिवीजन के केस में टैक्स रेट क्या है सिंगापुर की? 5%। अब देखो कंपनी क्या करना चाहेगी, एक जनरली सोचो, सिंगापुर वाले डिवीजन की तो इनकम बढ़ाएगी कंपनी, बढ़ाएगी क्यों? सिंगापुर वाले डिवीजन की इनकम बढ़ाएगी, टैक्स वहाँ देखो कम लगता है, टैक्स कंपनी का बच जाएगा। और इंडिया वाले डिवीजन की इनकम को कम करना चाहेगी, क्यों कम करना चाहेगी? देखो इंडिया में टैक्स रेट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा करी तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इंडिया वाले डिवीजन की इनकम कम करना चाहेगी टैक्स बचाने के चक्कर में। अब टैक्स इस तरह से यहाँ कंपनियां टैक्स की प्लानिंग करती है। अब आप बोलोगे ऐसे केस में तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो इनकम टैक्स वाला है वो लग जाएगा। हाँ वो लग जाएगा, लेकिन कंपनी ऐसी प्लानिंग नहीं करती कि उसको वायलेट करेगी। कंपनी उसको वायलेट नहीं करती, कंपनी जो भी काम करेगी वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करेगी, लेकिन डिसीजन इस तरह से लेगी ताकि कंपनी का फायदा हो। तो इस केस में मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी क्या करेगी यहाँ पे, सिंगापुर वाले डिवीजन की इनकम को बढ़ाना चाहेगी और इंडिया वाले डिवीजन जो है उसकी इनकम को कम करना चाहेगी, क्योंकि इंडिया में टैक्स की रेट ज़्यादा है। ऐसे एक जनरल एग्जाम्पल लिया मैंने, ताकि कंपनी को क्या हो जाए, ओवरऑल बेनिफिट हो जाए। अब जो भी डिसीजन लेगी कंपनी, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है, जो सेक्शन 92 है इनकम टैक्स का, उसका वायलेशन नहीं करेगी। कभी आप सोचो उसका वायलेशन कर देगी, उसका वायलेशन करेगी तो अपने आप ही ये तो फिर वही बात हो जाएगी, फिर तो आपको वैसे ही एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वो बात नहीं करेगी कंपनी बस डिसीजन इस तरह से लेगी ताकि प्रोविजन का वायलेशन भी ना हो और कंपनी के भी क्या हो जाए, फायदा हो जाए। प्रोविजन का वायलेशन भी ना हो और कंपनी के भी फायदा हो जाए। अब वो कैसे लेगी, जब आपने क्वेश्चन किया तब आपको पता भी पड़ा होगा। तो यहाँ अपन को निकालना पड़ता है ओवरऑल बेनिफिट। कंपनी ने जो डिसीजन लिया ट्रांसफ़र करने का, ट्रांसफ़र नहीं करने का,
या कम प्राइस पे करने का, ज़्यादा प्राइस पे करने का, तो उससे कंपनी को ओवरऑल बेनिफिट कितना हुआ ये आपको निकालना पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, देखो इस केस में हमेशा क्या होगा, एक डिवीजन को फायदा होगा, एक डिवीजन को नुकसान होगा, क्योंकि एक डिवीजन की कंपनी इनकम बढ़ा देगी और एक डिवीजन की कंपनी इनकम कम कर देगी, तो एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तो अपन निकालेंगे यहाँ पे सेविंग या बेनिफिट टू वन डिवीजन, सेविंग या बेनिफिट टू वन डिवीजन निकाल लेंगे और उसको नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, मतलब उसमें टैक्स लेस करके सेविंग या बेनिफिट निकालेंगे, नेट सेविंग या बेनिफिट निकालेंगे टैक्स लेस करके, क्योंकि टैक्स की रेट हर कंट्री में अलग अलग होती है। दूसरा, कॉस्ट या लॉस टू अदर डिवीजन, अदर डिवीजन की जो कॉस्ट आई या अदर डिवीजन को लॉस हुआ उसको भी नेट ऑफ टैक्स निकाल के, उसको भी नेट ऑफ टैक्स निकाल के वो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा ओवरऑल बेनिफिट टू कंपनी, ये आ जाएगा यहाँ पे ओवरऑल बेनिफिट टू कंपनी। एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। एक क्वेश्चन आता है इनकम स्टेटमेंट अंडर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। देखो ये स्पेशल नहीं होता कुछ भी, जैसा अपने डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन किए थे ना जनरल, वहाँ देखा था स्टेटमेंट, सेम टू सेम यहाँ ऐसा ही बनता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के इनकम स्टेटमेंट में आपको कंपनी का टोटल दिखाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर खाली ट्रांसफर का और ट्रांसफरी का टोटल दिखाते हैं, डिवीजन ए का और डिवीजन बी का। डिवीजन ए मान लो ट्रांसफर है, डिवीजन बी ट्रांसफर है, इनका दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो आउटसाइड सेल होती है, जो स्टेटमेंट बनता है जनरली अपन बाहर, जो ट्रांसफरी डिवीजन है जो अपना प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल करेगा उसकी आउटसाइड सेल दिखाते हैं। ये मानते हैं डिवीजन ए की कोई आउटसाइड सेल है ही नहीं, या तो या दिखाते ही नहीं है, दिखाते ही अपन नहीं। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन ए की क्या दिखाते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर प्राइस दिखा देते हैं अपन कि डिवीजन ए ने डिवीजन बी को कितनी सेल करी, डिवीजन ए ने डिवीजन बी को कितनी सेल करी, इंटरनल कितना ट्रांसफर हुआ, डिवीजन ए की वो सेल दिखाते हैं। आउटसाइड सेल आपको क्वेश्चन में देगा भी नहीं यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में जो ट्रांसफर डिवीजन है उसकी बाहर की सेल देगा भी नहीं। मान लो डिवीजन ए बोतल सेल करता है तो उसकी बोतल कौन सी सेल देगा, वो डिवीजन बी की सेल देगा बस। ऐसा नहीं देगा कि डिवीजन ए बाहर भी सेल करता है, ऐसा देगा नहीं, जनरली देता भी नहीं है वो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्यों मतलब नहीं है अभी आपको पता पड़ जाएगा। तो इस तरह से सेल निकाल लेंगे, कॉस्ट लेस कर देंगे, ऑन कॉस्ट दोनों डिवीजन की जो भी कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन ए के लिए जो सेल है वो डिवीजन ए के लिए क्या बन जाएगी, ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट बन जाएगी। ये आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ अपन टैक्स का एक ट्रीटमेंट करेंगे, टैक्स यहाँ लेस कर देंगे, क्योंकि डिवीजन ए अलग कंट्री में, डिवीजन बी अलग कंट्री में, तो टैक्स अपन को यहाँ लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। इस तरह से स्टेटमेंट बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ये इंस्टीट्यूट जनरली पर यूनिट पे बनाता है, मतलब आउटसाइड सेल पर यूनिट दिखाता है, ट्रांसफर प्राइस भी पर यूनिट की दिखाता है, कॉस्ट वगैरह भी पर यूनिट की लेस करता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर यूनिट का निकालता है। और अगर आपको यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में तो उसको लास्ट में नंबर ऑफ यूनिट से इनटू कर देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो स्टार्टिंग से टोटल में भी बना सकते हो, बाकी ये पर यूनिट का बनाता है ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा, इंटरनेशनल वाला। जो अपने जो जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग का स्टेटमेंट देखा था वो तो इंस्टीट्यूट टोटल में बनाता है, लेकिन ये वाला पर यूनिट में बना देता है इंस्टीट्यूट। अगर यूनिट की डिटेल दे रखी है तो यूनिट की डिटेल से लास्ट में इनटू करते हैं, जबकि उस वाले में जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग में स्टार्टिंग से इनटू कर देते हैं। ये फ़र्क है। अगर आप सेम प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो आप भी पर यूनिट बना देना, और लास्ट में अगर यूनिट दे रखी है तो लास्ट में टोटल से इनटू करके फिर टोटल प्रॉफिट निकाल लेना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर यूनिट निकाला, फिर नंबर ऑफ यूनिट से इनटू कर दिया। कैसे भी कर सकते हो, वो आपका तरीका है। तो ये बात होती है इसमें। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में भी इनकम स्टेटमेंट वैसा ही बनता है, बस यहाँ अपन कंपनी का टोटल नहीं दिखाते, पूछता भी नहीं है इंस्टीट्यूट, और आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसफर डिवीजन है इसकी आउटसाइड सेल देता भी नहीं है, और अगर दे भी रखी है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल इवैल्यूएशन करते हैं कि जो ट्रांसफर प्राइस अपन ने रखी है, कौन सी भी मेथड से रखी हो, चाहे कॉस्ट वाले मेथड से, चाहे मार्केट प्राइस मेथड से, तो उसमें प्रॉफिट कौन से में ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि इंटरनल सेल तो वैसे भी करेगा डिवीजन इंटरनल सेल तो वैसे भी करेगा। बाहर जो सेल करता है डिवीजन है, मान लो सिंगापुर में, तो सिंगापुर में वो जो बाहर की सेल करता है, बाहर की सेल तो वैसे भी करेगा, तो बाहर की सेल को अपन नहीं दिखाते, और बाहर की सेल देगा भी नहीं आपको, जनरली देगा भी नहीं। और दे भी दे तो एक क्वेश्चन में दे रखी थी, बस लिख के दे रखा था कि अपने एक क्वेश्चन किया था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि बाहर इतने में सेल कर देता है ट्रांसफर डिवीजन, तो अपने लिया ही नहीं था उसको, बाहर वाली सेल को दिखाया भी नहीं था, स्पेशल से दिखाया भी नहीं था अपन ने, क्योंकि अपन ये पर यूनिट में स्टेटमेंट बनाते हैं, पर यूनिट में बनाते हैं और फिर लास्ट में नंबर ऑफ यूनिट से इनटू कर देते हैं। तो ये था इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। कुछ स्पेशल था नहीं इसमें बस दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल बेनिफिट वाला और एक इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला। और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ ट्रांसफर प्राइसिंग का। एक बार अपन इसका मॉड्यूल देख लेते हैं, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग जो था अपना। देखो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, एक बार वो अपन देख लेते हैं। देखो एक तो इसमें दे रखा है, सबसे पहले कंसेप्ट देखा था अपने, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अपने इसमें देखा, कंसेप्ट मतलब बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग देखे, ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड देखे। इसके अलावा इसमें अपने गोल कॉन्ग्रुएंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। एक कैपेसिटी अगर कमी होती है, कैपेसिटी की कमी होती है तो ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकाली जाती है वो अपन ने देखा। एक इसमें अपन ने देखा प्रपोजल फॉर रिजोल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूअल रेट 2 पार्ट वाला। एक इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग अपन ने इसमें देखा। ये चैप्टर में ये टॉपिक थे जो अपन ने कवर किए। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग का बेसिक अपन ने समझा पूरा कि बेसिक में क्या होता है, ये कंसेप्ट क्यों लाया गया वगैरह वगैरह। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड देखे अपन ने, मार्केट बेस वाले देखे। मार्केट बेस में देखो एक तो मार्केट प्राइस देखा अपन ने,
एक शेयर प्रॉफिट देखा इसमें अपने, शेयर प्रॉफिट क्वेश्चन वगैरह अपने सारी क्लास में कर ही लिए थे। इसके बाद कॉस्ट बेस मेथड देखिए, कॉस्ट बेस काफ़ी सारे होते हैं, फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए थे और ये कॉस्ट बेस मेथड बिल्कुल काम के नहीं होते। फिर अपन एक नेगोशिएशन बेस देखा जिसमें कुछ नहीं होता, बस ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग मिल बैठ के ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर लेते। फिर आपने देखा ये गोल कॉन्ग्रुएंस वाला सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, मिनिमम और ये मैक्सिमम निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, इसको डिटेल में समझा था। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स देखा था अपन ने, कैपेसिटी वाला केस, मल्टीपल प्रोडक्ट वाला केस अपन ने देखा था इसमें, ये क्वेश्चन वगैरह अपने देख ही लिए थे सारे। ये फिर अपन ने देखा प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूअल रेट और टू पार्ट, इसकी थियरी अपन ने देखी थी। फिर अपने लास्ट में देखा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग समझ के ये चैप्टर अपन ने पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया। ये था ये चैप्टर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में, जो मैंने आपको डिटेल में कवर करवा दिया। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, 2-3 बार सुनोगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो गोल कॉन्ग्रुएंस वाला केस है ना, गोल कॉन्ग्रुएंस, उसको अच्छे से करना, जो मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस और रेंज वगैरह निकालने का कंसेप्ट है उसको अच्छे से आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।